नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के उस दौर में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि पत्थरों पर जिया जाता था। आज हम समझेंगे भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग को। ये एक ऐसा सफर होगा जो आपको सब कुछ आसानी से समझाएगा और हाँ, एग्जाम की तैयारी के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल की गहराइयों में जाएंगे। इसके बाद हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये प्रागैतिहासिक काल है क्या चीज़। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो जमाना है जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई किताबें नहीं, कोई रिकॉर्ड्स नहीं। तो फिर हमें पता कैसे चला? हमारी सारी जानकारी सारी की सारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर बेस्ड है। मतलब वो चीजें जो खुदाई में मिली, जैसे उस समय के पत्थर के औजार, जानवरों और इंसानों की हड्डियां, और हाँ, गुफाओं में बनी वो फेमस पेंटिंग्स। ओके, तो अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर की, पूरा पाषाण काल। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब जिंदगी बस किसी तरह जिंदा रहने की एक जंग थी। अब जरा इसके टाइम फ्रेम को देखिए। ये शुरू हुआ करीब 5 लाख ईसा पूर्व से और चला 10,000 ईसा पूर्व तक। मतलब ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे सबसे लंबा फेज। कैन यू इमेजिन कितना लंबा समय है ये? तो इस जमाने में जिंदगी कैसी थी? लोग पूरी तरह से घुमंतू थे, मतलब नोमैडिक। एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि खाना ढूंढना पड़ता था, शिकार करके या फिर जंगल से फल फूल इकट्ठा करके। तो जहां खाना वहीं डेरा। वो गुफाओं में रहते थे या खुले आसमान के नीचे। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज हुई। लेटर स्टेजेस में उन्हें आग के बारे में पता चला। और उनके टूल्स बहुत ही बेसिक खुरदुरे पत्थरों से बने हुए। अगर औजारों की बात करें तो हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर, ये सब उनके मेन टूल्स थे। शिकार करने, जानवरों की खाल उतारने, इन्हीं सब कामों में आते थे। और इंडिया में इसके सबूत कहाँ मिले हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, और हाँ, एक नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, भीमबेटका, मध्य प्रदेश में। यहाँ की जो गुफाओं में चित्रकारी है ना, कमाल की है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बार बार आता है। अच्छा, अब इस पूरे काल को याद रखने की एक सिंपल सी ट्रिक। पूरा का मतलब क्या होता है? पुराना। तो बस पूरा पाषाण काल मतलब पुराना जमाना। और पुराने जमाने में लोग क्या करते थे? शिकार। और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, मतलब घुमंतू थे। तो बस पुरा इज इक्वल्स टू पुराना इज इक्वल्स टू शिकार प्लस घुमंतू। सिंपल। ये छोटी सी ट्रिक आपको सब कुछ याद रखने में हेल्प करेगी। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल। देखिए, ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था, पुराने और नए के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह। इसका टाइम फ्रेम है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। अब आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल के मुकाबले ये पीरियड बहुत छोटा था, लेकिन इसमें जो बदलाव हुए वो बहुत तेज और बहुत जरूरी थे। तो क्या बदला इस दौर में? लोग अब पूरी तरह घुमंतू नहीं रहे, सेमी सेटल्ड होने लगे थे। शिकार तो चल ही रहा था, पर अब उन्होंने मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था। और सबसे सबसे बड़ा गेम चेंजर, इंसान ने पहली बार किसी जानवर को पालतू बनाया, और वो था कुत्ता। ये एक बहुत बड़ा कदम था, सेटलमेंट की तरफ। कुत्ता शिकार में भी मदद करता था और सुरक्षा भी देता था। इस युग की जो सबसे बड़ी पहचान है वो है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे नुकीले पत्थर के औजार। अब आप सोचेंगे कि औजार छोटे हो गए तो इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इन्हीं छोटे औजारों से तीर की नोक, भाले की नोक या मछली पकड़ने के लिए कांटे बनाना मुमकिन हुआ। ये सब काम बड़े भद्दे पत्थरों से नहीं हो सकता था। तो एग्जाम के लिए की टेक अवे क्या है? मध्यपाषाण काल मतलब छोटे औजार यानी कि माइक्रोलिथ्स और बदलाव की शुरुआत। बस इतना याद रखिए। और अब हम आते हैं उस दौर में जिसने सब कुछ बदल दिया, नवपाषाण काल। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन जिसने ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स ही बदल दिया। ये दौर चला करीब 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इसे आप सभ्यता की सुबह भी कह सकते हैं, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, क्योंकि यहीं से एक मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन रखी गई। यहाँ जो बदलाव हुए वो सच में रेवोल्यूशनरी थे।
लोग एक जगह बसने लगे, मतलब सेटल्ड लाइफ। जानवरों को बड़े पैमाने पर पालना शुरू कर दिया, मिट्टी के बर्तन बनाए, घर बनाए। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो थी खेती की शुरुआत, एग्रीकल्चर। जब खाना उगाने लगे तो दर-दर भटकने की जरूरत ही खत्म हो गई, और इसी एक चीज ने बाकी सारे दरवाजे खोल दिए। इस जमाने के टूल्स भी काफी एडवांस्ड हो गए थे। अब पत्थर पॉलिश्ड और चमकदार थे, जैसे कुल्हाड़ी या फसल काटने के लिए दरांती। अगर इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो मेहरगढ़ का नाम सबसे पहले आता है, जो आज पाकिस्तान में है। माना जाता है कि ये पहली एग्रीकल्चरल साइट थी। फिर कश्मीर में है बुरज़ोहोम, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ लोग जमीन में गड्ढा खोदकर घर बनाते थे। और कोल्डेहवा से हमें चावल के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। तो इस पूरे रेवोल्यूशन को एक लाइन में कैसे याद रखेंगे? ये रही गोल्डन लाइन। नवपाषाण मतलब कृषि, और कृषि मतलब स्थायी जीवन, एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ। यही है पूरा सार। ओके, तो हमने तीनों कालों को समझ लिया। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। ये टेबल देखिए, एक नज़र में पूरी स्टोरी क्लियर हो जाती है। लाइफस्टाइल, घुमंतों से सेमी सेटल्ड और फिर पूरी तरह सेटल्ड। टूल्स, खुरदुरे पत्थर से छोटे माइक्रोलिथ्स और फिर पॉलिश्ड टूल्स। और मेन फीचर, शिकार से ट्रांजिशन और फिर सीधे एग्रीकल्चर पर। ये पूरी जर्नी है, सिर्फ जिंदा रहने से लेकर एक सभ्यता की नींव रखने तक की। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एग्जाम पॉइंट्स। चलिए एक क्विक रैपिड फायर करते हैं उन सवालों पर जो बार बार पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, खेती की शुरुआत कौन सा काल? जवाब है नवपाषाण काल। अगला सवाल, माइक्रोलिथ्स या छोटे पत्थर के औजार, ये किस काल की पहचान है? बिल्कुल सही, मध्यपाषाण काल। ओके, नेक्स्ट, गुफाओं में चित्रकारी जैसे भीमबेटका में मिली है, ये किस काल की है? ये है पुरापाषाण काल। और आखिरी, कुत्ते को पालतू बनाना कब शुरू हुआ? इसका जवाब है मध्यपाषाण काल। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, खेती के सिर्फ एक आविष्कार ने इंसान की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? भारत का इतिहास और उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता। हमारा उद्देश्य है कि जो भी स्रोत हमारे पास हैं, जो चित्र हैं, उनके माध्यम से हम इस महान सभ्यता को एक तरह से क्रमबद्ध तरीके से समझें। जी, इसकी शुरुआत से लेकर इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें इसके कालक्रम, मतलब इसकी टाइमलाइन को समझना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई एक दिन में बनी सभ्यता तो थी नहीं। सही बात है। तो पुरातत्वविदों ने इसे मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा है ना? जी बिल्कुल। पहला है प्रारंभिक हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा, जिसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक का है। हाँ, ये वो दौर था जब सभ्यता बस विकसित होना शुरू हो रही थी, अपनी जड़ें जमा रही थी। और इसके बाद आता है दूसरा चरण, परिपक्व हड़प्पा। जिसे इस सभ्यता का स्वर्ण युग भी कहते हैं। अच्छा, स्वर्ण युग। इसका समय था 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। बिल्कुल। और इसी दौरान हमें वो सब कुछ मिलता है जिसके लिए ये सभ्यता जानी जाती है, जैसे बेहतरीन नगर योजना, व्यापार, कला, सब अपने चरम पे था। और फिर तीसरा चरण, उत्तर हड़प्पा। जी, जो 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चला, और ये इस सभ्यता के पतन का काल था। तो मतलब एक शुरुआत, एक चरम और फिर अंत। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि मोटे तौर पर इस सभ्यता की जो कुल अवधि है वो लगभग 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच ही मानी जाती है। और जो सबसे विकसित शहर और सबूत हैं, वो परिपक्व हड़प्पा काल के ही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये तो हुई समय की बात। अब जरा इसकी फैलाव पर नजर डालते हैं। मतलब ये सभ्यता कितनी विशाल थी? ये बहुत बहुत विशाल थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सिंधु नदी के आसपास थी, पर ऐसा नहीं है। तो इसकी सीमाएं कहाँ तक थीं? उत्तर में कहाँ तक? उत्तर में ये मांडा तक फैली थी, जो आज के जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर तक। और दक्षिण में दैमाबाद तक, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र। मतलब उत्तर से दक्षिण तक एक बहुत बड़ी दूरी है ये। जी, और पूर्व में ये आलमगीरपुर यानी आज के उत्तर प्रदेश तक थी। और पश्चिम में? पश्चिम में सुतका गेंडोर,
जो अब पाकिस्तान में है। वाह, तो अगर इन चारों बिंदुओं को हम एक नक्शे पे जोड़ें तो एक लगभग चतुर्भुज जैसा आकार बनता है। इससे ये तो साफ है कि ये एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई सभ्यता थी। बिल्कुल। चलिए अब कुछ प्रमुख स्थलों की बात करते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले हड़प्पा, इसी के नाम पर तो सभ्यता का नाम पड़ा। जी, हड़प्पा ये आज के पाकिस्तान में है। और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हाँ, दयाराम साहनी। यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं वो क्या हैं? देखिए, यहाँ से हमें अन्नागार मिले हैं। अन्नागार मतलब अनाज रखने के बड़े बड़े भंडार, ग्रेनरीज जिसे कहते हैं। जी, इसके अलावा ताबूत दफन मतलब कॉफिन बरियल के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। और कांसे के औजार तो हैं ही। ये जो अन्नागार का मिलना है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उनकी कृषि व्यवस्था बहुत उन्नत थी। वो जरूरत से ज्यादा अनाज उगाते थे और उसका भंडारण करते थे। जो एक संगठित समाज की निशानी है। बिल्कुल। अच्छा, हड़प्पा के बाद जो दूसरा सबसे प्रसिद्ध नाम आता है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मृतकों का टीला। ये भी पाकिस्तान में ही है ना? जी, और इसकी खोज R.D. बनर्जी ने की थी हड़प्पा की खोज के ठीक 1 साल बाद 1922 में। यहाँ से तो बहुत ही प्रसिद्ध चीजें मिली हैं, जैसे वो विशाल स्नानागार। हाँ, अ ग्रेट बाथ, और एक विशाल अन्नागार भी यहाँ से मिला है। और वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल, हाँ, वो भी मोहनजोदड़ो की ही देन है। विशाल स्नानागार का क्या उपयोग होता होगा, कुछ अंदाजा है? ऐसा माना जाता है कि वो शायद किसी धार्मिक या क्या कहते हैं अनुष्ठानिक काम के लिए इस्तेमाल होता था। और नर्तकी की मूर्ति? वो तो उनकी धातु कला का एक बेजोड़ नमूना है। उस समय की तकनीक को देखते हुए वो असाधारण है। अच्छा, अब जरा भारत की ओर आते हैं। गुजरात में भी तो इसके बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। हाँ, गुजरात में कई केंद्र थे, लेकिन 2 सबसे प्रमुख हैं, धोलावेरा और लोथल। पहले धोलावीरा की बात करते हैं। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। जी, धोलावेरा अपनी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल। और एक और खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में? ये तो बाकी शहरों से अलग है। हाँ, बाकी शहर आमतौर पर 2 भागों में बटे होते थे। और दूसरा शहर लोथल? लोथल की खोज S.R. राव ने की, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये एक बंदरगाह शहर था, एक पोर्ट सिटी। अच्छा, तो व्यापार यहीं से होता था? हाँ, और इसका सबूत भी है। वहां मनके मतलब बीड़ बनाने का कारखाना मिला है। तो ये एक प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र रहा होगा। बिल्कुल। लोथल का बंदरगाह तो मेसोपोटामिया के साथ समुद्री व्यापार का एक बहुत ही स्पष्ट प्रमाण माना जाता है। और धोलावीरा की जो जल संरक्षण तकनीक है वो उस समय के इंजीनियरिंग कौशल को दिखाती है। सही बात है। इनके अलावा भी तो कुछ और महत्वपूर्ण स्थल है ना? जी, कई हैं, जैसे राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। और राखीगढ़ी की क्या खासियत है? ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल? ये तो महत्वपूर्ण जानकारी है। और राजस्थान में कालीबंगन? कालीबंगन, जिसकी खोज ए घोष ने की, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेत मतलब वो लोग हल का इस्तेमाल जानते थे। हाँ, और अग्निवेदियां भी मिली हैं, फायर ऑल्टर्स, जो शायद उनकी धार्मिक प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं। संभवतः। एक और नाम मैंने सुना है, चन्हुदड़ो। हाँ, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है, और ये एक बहुत ही अनोखा शहर था। अनोखा क्यों? क्योंकि ये एकमात्र ऐसा शहर था जहाँ कोई गढ़ मतलब सिटिडेल या किला नहीं था। बिना किले का शहर, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये एक पूरी तरह से औद्योगिक केंद्र रहा होगा, न कि कोई प्रशासनिक केंद्र। बहुत दिलचस्प। तो हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। जी। चलिए अब जरा इनकी सबसे बड़ी खासियत पर आते हैं, जिसके लिए ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। हाँ, ये तो वाकई कमाल की थी। शहरों का जो निर्माण था वो एक ग्रिड पैटर्न पर था। बिल्कुल। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। और शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे। हाँ, एक ऊंचाई पर बना गढ़ या सिटिडल जहां शायद शासक वर्ग रहता होगा, और दूसरा निचला शहर, लोअर टाउन, जहां आम लोग रहते थे। जी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनकी जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम। वो तो अद्भुत थी। आप सोचिए, हर घर से नालियां निकलकर मुख्य सड़क की नाली से जुड़ती थी। और वो भी ढकी हुई। हाँ, सबसे बड़ी बात यही थी कि नालियां ढकी हुई होती थीं। ये स्वच्छता पर उनके ध्यान को दिखाता है। योजनाबद्ध शहरीकरण
उस युग के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल, इसकी तुलना आज के स्मार्ट सिटी की अवधारणा से भी की जा सकती है। अब बात करते हैं उनके व्यापार और अर्थव्यवस्था की। आपने बताया कि लोथल एक बंदरगाह था। जी, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे, खासकर मेसोपोटामिया के साथ, जो आज का इराक है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पा की मोहरें। अच्छा, हमारी मोहरें वहां मिली हैं। जी, और प्रमुख बंदरगाह, जैसा हमने कहा, लोथल और सुतका गेंडोर थे। अब आते हैं इनकी कला और संस्कृति पर। मोहरों की बात अभी हुई, ये बनती किस चीज से थी? ये मोहरें ज्यादातर स्टीटाइट नाम के एक नरम पत्थर से बनती थीं। और इन पर जानवरों के चित्र बने होते थे। हाँ, जैसे एक सींग वाला गेंडा, जिसे यूनिकॉर्न भी कहते हैं, बाघ, हाथी, और साथ में उनकी एक अज्ञात लिपि में कुछ लिखा होता था। वो लिपि जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हाँ, वही रहस्यमयी लिपि। अगर उसे पढ़ा जा सका तो इस सभ्यता के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है। और धातु का ज्ञान, क्या उन्हें लोहे का ज्ञान था? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वे कांसे यानी ब्रॉन्ज का उपयोग तो जानते थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल। और उनके बर्तन कैसे होते थे? वो काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिन्हें रेड एंड ब्लैक वेयर भी कहा जाता है। अच्छा, अब जरा उनके धर्म और समाज को समझते हैं। ये सब भी तो हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही पता चलता है ना? हाँ, क्योंकि लिखी हुई तो कोई जानकारी है नहीं हमारे पास। तो वे किसकी पूजा करते थे? ऐसा लगता है कि वे मातृ देवी, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। इसकी बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जो शायद उर्वरता की पूजा से जुड़ा हो। संभवतः। और इसके अलावा वे पशुपति शिव की भी पूजा करते थे, जिसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं। जी। इसका प्रमाण एक मुहर से मिलता है, जिसमें एक योगी को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। उस मोहर पर कौन कौन से जानवर हैं? उस पर गेंडा, बाघ और हाथी जैसे जानवर हैं। ये एक तरह से प्रकृति पूजा का भी साक्ष्य है। बहुत खूब। अब अंत में उन लोगों की बात करते हैं जिनकी वजह से हम आज ये सब जान पाए हैं। इस सभ्यता की खोज में किन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा? 3 नाम सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन? सबसे पहले सर जॉन मार्शल। वो उस समय ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। और उन्हीं के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज की आधिकारिक घोषणा हुई थी। जी। और दूसरे 2 नाम हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की, और RD बनर्जी, जिन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। इन खोजों ने भारतीय इतिहास को हजारों साल और पीछे धकेल दिया। और ये साबित किया कि वेदों के समय से भी पहले भारत में एक बहुत ही उन्नत नगरीय सभ्यता मौजूद थी। बिल्कुल। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत क्या है? इसकी सबसे बड़ी विरासत इसकी नगरीय योजना है। ये अपने समय की सबसे उन्नत नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। और इसकी नगर योजना तो आज भी शहरी योजनाकारों के लिए एक आदर्श है। इसमें कोई शक नहीं। तो आज की इस चर्चा में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम से लेकर उसके समाज तक हर पहलू को समझने की कोशिश की। ये वाकई एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। और सोचने वाली बात यह भी है कि जो सभ्यता प्रकृति के इतने करीब थी, जिसके पतन का एक बड़ा कारण भी शायद जलवायु परिवर्तन ही था, वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक बहुत ही हम जरूरी भारतीय सवाल है। इतिहास के एक ऐसे सुनहरे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति और दर्शन की नींव है। हम बात करेंगे वैदिक काल की। हाँ, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। और हमारे पास जो भी स्रोत हैं, वो हमें उस जमाने के समाज, राजनीति और लोगों की सोच की एक, कह सकते हैं, धुंधली लेकिन बहुत दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से जानकारी निकालकर ये समझा जाए कि उस प्राचीन युग ने आज के भारत को कैसे आकार दिया। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो इतना लंबा कालखंड है, इसे बांटा कैसे गया है। देखिए, ये विभाजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सामाजिक और भौगोलिक दोनों तरह के बदलावों को समझने में मदद करता है। अच्छा। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। ये शुरुआती चरण था। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसी दूसरे चरण में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए। हाँ, और भौगोलिक रूप से भी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह गए थे। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो सप्त सैंधव में रहते थे, मतलब 7 नदियों की भूमि। हाँ, आज का पंजाब और उसके आसपास का इलाका। बिल्कुल।
लेकिन उत्तर वैदिक काल तक वो पूरब की ओर बढ़ गए। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। हाँ, आर्यावर्त में बस गए। और ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था, ये एक सांस्कृतिक बदलाव भी था। सही बात है। जब हम वैदिक काल कहते हैं तो इसका सीधा संबंध वेदों से है। इन्हें तो ज्ञान का स्तंभ माना जाता है। हाँ। तो हमारे स्रोत इन 4 वेदों के बारे में क्या बताते हैं? जी, वेद तो इस सभ्यता की आत्मा है। 4 प्रमुख वेद हैं। सबसे पहला और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। और प्रसिद्ध पुरुष सूक्त भी तो इसी का हिस्सा है। हाँ, वो इसी का हिस्सा है। फिर आता है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अच्छा, इसके मंत्रों का गान होता था? जी। और जो इन्हें गाते थे उन्हें उद्गाता कहते थे। और यजुर्वेद, वो तो कर्मकांडों के बारे में है ना? सही कहा। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांडों की विधियां हैं और ये गद्य और पद्य दोनों में है। और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते थे। बिल्कुल। और चौथा है अथर्ववेद। ये तो काफी अलग है। इसमें जादू टोना, औषधियां, मतलब आम जीवन से जुड़ी बातें। हाँ, अथर्ववेद में हमें सामान्य जीवन की झलक मिलती है। अच्छा, वेदों के अलावा भी तो बहुत सारा साहित्य लिखा गया था, जैसे उपनिषद का जिक्र तो अक्सर होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है। वेदों को मतलब उन्हें समझने के लिए और भी ग्रंथ रचे गए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों की गद्य में की गई व्याख्याएं हैं। टीकाएं एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण बहुत प्रसिद्ध है। फिर आते हैं आरण्यक। अरण्यक मतलब वन में लिखे गए? जी, ये वन में रचे गए दार्शनिक ग्रंथ हैं जो रहस्यवाद पर केंद्रित हैं। और इन सब के बाद आते हैं उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। सही। वेदांत मतलब वेद का अंत या सार। इनकी संख्या 108 मानी जाती है। ये दर्शन और ज्ञान पर ही केंद्रित है। और भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, वो भी तो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इन ग्रंथों का असर कितना गहरा और स्थायी रहा है। तो चलिए अब उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हैं। समाज संगठित कैसे था? क्या ये कोई साम्राज्य था? नहीं, साम्राज्य तो नहीं था। व्यवस्था कबीलाई थी। इसकी संरचना एक पिरामिड की तरह थी। सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार, जिसका प्रमुख होता था कुलप। ठीक है। कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसका प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्राम मिलकर? कई ग्रामों का समूह था विश, जिसका प्रमुख विशपति था। और सबसे ऊपर? सबसे बड़ी इकाई थी जन मतलब कबीला, और उसका प्रमुख था राजन या राजा। अच्छा, तो राजा के प्रशासन में मदद कौन करता था? क्या आम लोगों की कोई भूमिका थी? हाँ, और यही तो खास बात है। 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं। सभा और समिति। जी, सभा जो थी वो कुलीन और वृद्ध लोगों की संस्था थी। और समिति? समिति आम लोगों की संस्था थी जो राजा पर एक तरह का नियंत्रण रखती थी। स्रोतों में एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध का भी जिक्र है, दश राज युद्ध। ये क्या था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। ये युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी यानी आज की रावी नदी? हाँ, इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिस पर आज भी बहुत चर्चा होती है, वर्ण व्यवस्था। इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या ये हमेशा से वैसी ही थी जैसी हम आज जानते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और दोनों कालों में मतलब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों में वर्ण व्यवस्था का आधार बिल्कुल अलग था। अच्छा। ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। मतलब प्रोफेशन पर? हाँ, आपके काम पर। और ये बहुत लचीली थी। इसका स्रोत ऋग्वेद का 10वां मंडल है, पुरुष सूक्त। तो फिर ये जन्म पर आधारित कब हो गई? ये बदलाव आया उत्तर वैदिक काल में। यहाँ व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और कठोर भी हो गई। बहुत कठोर हो गई। और समाज 4 वर्णों में बंट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सामाजिक संरचना में स्त्रियों का क्या स्थान था? क्या उनकी स्थिति में भी कोई बदलाव आया? हाँ, और ये बदलाव चिंताजनक था। मतलब? देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा का अधिकार था। महोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख भी तो मिलता है। बिल्कुल, वो सभा समिति में भी भाग ले सकती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था?
पशु या खेती? यहाँ भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था पशुपालन। गाय, जिसे गौ कहते हैं, वो सबसे पवित्र संपत्ति थी। उसे अघन्या भी कहा गया है ना? हाँ, अघन्या मतलब जिसे मारा ना जा सके। और उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग ने क्रांति ला दी। आयरन की खोज। जी, जिसे श्याम अयस कहा गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा से इसके साक्ष्य मिले हैं। और लोहे ने खेती को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल, इसने कृषि और अर्थव्यवस्था दोनों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो उस समय व्यापार कैसे होता था? क्या सिक्के थे? सिक्के तो नहीं थे, ज्यादातर वस्तु विनिमय ही प्रचलित था। बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर सिस्टम। हाँ, निष्क नाम का एक सोने का आभूषण था जो कभी-कभी मुद्रा के रूप में भी प्रयोग होता था। और जो लोग व्यापार करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें पणी कहा जाता था। अच्छा, और लोग खाते पीते क्या थे? सोमरस का जिक्र काफी आता है। हाँ, भोजन में दूध, घी, अनाज ये सब शामिल था। और सोमरस एक प्रसिद्ध पेय था। क्या उनके देवी देवता भी समय के साथ बदल गए? हाँ, धार्मिक मान्यताओं में भी एक बड़ा संक्रमण देखने को मिलता है। कैसे? ऋग्वैदिक देवता ज्यादातर प्रकृति का पूजन थे, जैसे इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहते हैं, मतलब किलों को तोड़ने वाला। उन पे तो 250 सूंघते हैं। जी, फिर अग्नि थे जो मध्यस्थ देवता थे, और वरुण जो नैतिकता के देवता थे। और उत्तर वैदिक काल में ये बदल गया। हाँ, उत्तर वैदिक काल में नए प्रमुख देवता उभरे। प्रजापति यानी सृजन के देवता, विष्णु पालन करने वाले, और रुद्र संहार करने वाले। और यज्ञ और कर्मकांड भी बहुत जटिल हो गए। तो अगर हम दोनों कालों को संक्षेप में देखें तो मुख्य अंतर क्या क्या थे? एक त्वरित तुलना करते हैं। हाँ, क्षेत्र सप्त सिंधव से आर्यावर्त हो गया। अर्थव्यवस्था पशुपालन से कृषि की ओर चली गई, लोहे की वजह से। बिल्कुल। समाज कर्म आधारित वर्ण से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में बदल गया। और स्त्रियों की स्थिति वो उच्च स्थिति से गिरावट की ओर गई। हाँ, और प्रमुख देवता भी इंद्र से प्रजापति हो गए। अंत में चलिए कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालते हैं जो अक्सर याद रखे जाते हैं। जी, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं। जैसे सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जिसे विश्वामित्र ने रचा था। और अघन्या शब्द गाय के लिए इस्तेमाल होता था। जी, और दशराज युद्ध वो रावी नदी के तट पर हुआ, जिसे परुष्णी कहते थे। सोम का वर्णन भी बहुत है। हाँ, सोम वनस्पतियों के देवता थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और लोहे को श्याम अयस कहते थे। तो ये थी वैदिक काल की यात्रा, एक ऐसे युग की कहानी जो एक लचीले कबीलाई समाज से शुरू होकर एक स्थिर कृषि प्रधान और जटिल सामाजिक संरचना वाले युग में बदल गई। हमने देखा कि कैसे भूगोल, तकनीक और विचारों ने मिलकर समाज के हर एक पहलू को प्रभावित किया। और यहाँ सोचने के लिए एक विचार है। वैदिक काल के जो शुरुआती आदर्श थे और बाद में जो परिवर्तन आए, उनमें आज के भारतीय समाज के लिए क्या सबक छुपे हैं? सही सवाल दौर की है। गहराई में उतर रहे हैं, जब पहली बार एक साम्राज्य ने पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। हम बात कर रहे हैं मगध से मौर्य साम्राज्य तक के सफर की। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे 16 महाजनपदों की भीड़ में से एक राज्य मगध इतना शक्तिशाली बना कि उसने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। और ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है, ये कहानी है रणनीति की, भूगोल की, तकनीक की, और एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जिसने पहली बार भारत को एक केंद्रीकृत पहचान दी। जी, आज का हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि उस खास वजह को समझना है जिसने मगध को ये असाधारण सफलता दिलाई। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? 16 महाजनपदों में वही क्यों? हमारे स्रोत 3 मुख्य वजहों की ओर इशारा करते हैं। पहली, जबरदस्त भौगोलिक स्थिति। दूसरी, बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन। और तीसरी, उस दौर की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक। और ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, है ना? बिल्कुल। पहले भूगोल को देखें। मगध की जो शुरुआती राजधानी थी, राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं, जी। वो कोई आम शहर नहीं था। वो 5 पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था। अच्छा, मतलब उसे प्रकृति से ही सुरक्षा मिली हुई थी। हाँ, किसी भी हमलावर सेना के लिए उस घेरे को तोड़कर शहर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। तो उन्हें अपनी राजधानी की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा संसाधन खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही कहा। और बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी, वो तो और भी मजबूत हो गई। बहुत ज्यादा।
पाटलिपुत्र तो एक रणनीतिक मास्टरपीस था। गंगा, गंडक और सोन 3 बड़ी नदियों के संगम पर। उसे जलदुर्ग कहा गया है, पानी का किला। जी, आप उस पर जमीन से हमला नहीं कर सकते क्योंकि हर तरफ नदियां हैं और नदियों के रास्ते हमला करना उस जमाने में बेहद मुश्किल था। इस अभेद्य लोकेशन ने मगध को वो स्थिरता दी जो बाकियों के पास नहीं थी। ये तो हुई लोकेशन की बात। अब आते हैं संसाधनों पर, खासकर लोहे पर। स्रोतों में इसका बार बार जिक्र है। और ये शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था। अच्छा। आज के दक्षिणी बिहार के उस इलाके में लोहे की बेहतरीन खदानें थीं और इस लोहे से 2 चीजें बनी। एक धारदार और मजबूत हथियार, जिससे उनकी सेना बेहतर हो गई। बिल्कुल, और दूसरी कृषि के लिए मजबूत औजार जैसे हल। बेहतर औजारों से खेती बढ़ी, पैदावार बढ़ी, और जब पैदावार बढ़ती है तो राज्य के पास सरप्लस होता है। और उसी सरप्लस से आप एक विशाल सेना का पेट भर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। तो लोहा उनकी सैन्य और आर्थिक दोनों ताकत का आधार बना। और तीसरी चीज जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है वो है उनकी सेना में हाथियों का इस्तेमाल। हाँ, वो उस दौर का बैटल टैंक ही समझ लीजिए। मगध ने पहली बार युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू किया। जरा सोचिए, दुश्मन की सेना घोड़ों और रथों पर लड़ रही है और उनके सामने अचानक 100-200 हाथियों की एक दीवार आ जाए। जी, वो घोड़ों को कुचल सकते थे, किले के दरवाजे तोड़ सकते थे। हाँ। उनकी मौजूदगी ही सैनिकों का मनोबल तोड़ने के लिए काफी थी। ये एक ऐसा सामरिक फायदा था जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तो एक मजबूत किला, अपनी अर्थव्यवस्था और सेना के लिए संसाधन, और एक अनोखा हथियार, इन तीनों ने मिलकर मगध के उदय के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। अब इस मंच पर आते हैं वो राजवंश जिन्होंने इस ताकत का इस्तेमाल किया। शुरुआत हर्यक वंश से होती है। हाँ, संस्थापक थे बिंबिसार। जी, बिंबिसार बहुत दूरदर्शी शासक थे। वो जानते थे कि हर समस्या का हल युद्ध नहीं है। तो उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे शक्तिशाली कुलों में विवाह करके दोस्त बनाए और अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। लेकिन उनके बेटे अजातशत्रु का तरीका बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, अजातशत्रु ताकत के इस्तेमाल में विश्वास रखते थे। और उनका सबसे बड़ा संघर्ष वज्जी संघ यानी वैशाली से हुआ। हाँ, जो एक शक्तिशाली गणराज्य था। उसे हराना आसान नहीं था। स्रोतों के मुताबिक अजातशत्रु को वैशाली को जीतने में 16 साल लग गए। 16 साल? जी, उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, संघ में फूट डाली और फिर सैन्य हमला किया। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कितने दृढ़ थे। अजातशत्रु के समय में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, पहली बौद्ध संगीति। जी, 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद उन्होंने राजगृह में बौद्ध भिक्षुओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक मील का पत्थर था। बिल्कुल, जहां बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करने का पहला प्रयास हुआ। इससे पता चलता है कि मगध सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया और उन्होंने एक ऐसा काम किया जो हर्यक भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन अवंती को हराया। और ये मगध के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। बहुत बड़ी। अवंती और मगध के बीच लगभग 100 साल से दुश्मनी चल रही थी। अवंती को हराकर शिशुनाग ने मध्य भारत में मगध के वर्चस्व को स्थापित कर दिया। तो हर्यक वंश ने नींव रखी, शिशुनागों ने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म किया। इस तरह मगध की ताकत लगातार बढ़ती गई। और इस बड़ी हुई ताकत ने मंच तैयार किया भारत के पहले साम्राज्यवादी वंश के लिए, नंद वंश। नंद वंश को आप प्राचीन भारत का पहला एम्पायर बिल्डर कह सकते हैं। इसके संस्थापक थे महापद्मनंद। उनकी उपाधियां ही बहुत कुछ कहती हैं, सर्वक्षत्रांतक और एकराट। जी, सर्वक्षत्रांतक यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट मतलब एकमात्र सम्राट। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब छोटे मोटे राज्य नहीं बचेंगे, सिर्फ एक साम्राज्य होगा। और इस साम्राज्य को चलाने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना बनाई। यूनानी स्रोत तो नंदों की सेना के जो आंकड़े देते हैं वो तो ये हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि नंदों की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 6,000 युद्ध हाथी थे। 1 मिनट, 2 लाख सैनिक? उस जमाने में इतनी बड़ी सेना को तनख्वाह देना, उनका पेट भरना, ये सब कैसे मुमकिन था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका मतलब है कि उनका टैक्स सिस्टम बहुत जबरदस्त रहा होगा। बहुत ही कुशल और कठोर कर प्रणाली।
और इसी वजह से नंद वंश, खासकर उसका आखिरी शासक धनानंद, जनता के बीच बहुत अलोकप्रिय हो गया। उस पर भारी टैक्स लगाने के आरोप लगते थे। जी, लेकिन इसी ताकत का खौफ ऐसा था कि जब दुनिया जीतने वाला सिकंदर भारत आया तो उसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से ही इन्कार कर दिया। हाँ, ये बात सच में हैरान करती है। सिकंदर, जिसने फारस जैसी महान सल्तनत को घुटनों पर ला दिया था, उसकी सेना ने सिर्फ नंदों की सेना की कहानियां सुनकर लड़ने से मना कर दिया। उन्होंने नंदों की सैन्य शक्ति, खासकर उनके हाथियों के बारे में सुन रखा था। जी, वे महीनों से लड़ते लड़ते थक चुके थे और अब एक ऐसी अजेय समझी जाने वाली सेना से नहीं भिड़ना चाहते थे। तो एक तरह से नंदों की सेना ने बिना लड़े ही सिकंदर को रोक दिया था। तो एक तरफ धनानंद के पास अकल्पनीय सैन्य शक्ति थी, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी ही प्रजा का विश्वास खो चुका था। और इतिहास हमें बताता है कि ऐसे ही मौके पर एक नई शक्ति का उदय होता है। यहाँ एंट्री होती है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की। बिल्कुल। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने धनानंद के शासन में मौजूद असंतोष को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की क्षमताओं को पहचाना और दोनों ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका। जी, 322 ईसा पूर्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन चंद्रगुप्त सिर्फ नंदों को हराकर नहीं रुके, उनकी नजर उत्तर पश्चिम पर थी। हाँ, जहां सिकंदर के जाने के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर का शासन था। उनके बीच युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में। जी, और उसमें चंद्रगुप्त की निर्णायक जीत हुई। इसके बाद जो संधि हुई उसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े हिस्से चंद्रगुप्त को सौंप दिए। मीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया, जिसकी किताब इंडिका आज भी मौर्यकाल को समझने के लिए एक बेहद जरूरी स्रोत है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। यूनानी स्रोतों में उन्हें एक खास नाम दिया गया है, अमित्रोचेट्स। हाँ, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ये नाम ही बताता है कि उनका शासनकाल कैसा रहा होगा। तो वो कोई कमजोर शासक नहीं थे? बिल्कुल नहीं। अमित्र घात की उपाधि ये दिखाती है कि उन्होंने चंद्रगुप्त से मिले विशाल साम्राज्य को न केवल संभाले रखा, बल्कि उसके दुश्मनों को भी काबू में रखा। और फिर बिंदुसार के बाद आते हैं भारतीय इतिहास के शायद सबसे महान सम्राट अशोक। अशोक के बारे में हम सब ने पढ़ा है, लेकिन उनके शासनकाल का जो सबसे निर्णायक मोड़ था वो था 261 ईसा पूर्व में हुआ कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध। युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और न जाने कितने ही लोग बाद में मारे गए। उस विनाश को अपनी आंखों से देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। यहीं पर वो भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाने की बात आती है। इसका असल में मतलब क्या था? क्या उन्होंने सेना खत्म कर दी थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, उन्होंने सेना खत्म नहीं की। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना जरूरी थी। तो फिर धम्म घोष क्या था? धम्म घोष का मतलब था कि अब साम्राज्य की नीति युद्ध और विजय नहीं, बल्कि धम्म और शांति होगी। ये स्टेट पॉलिसी में एक क्रांतिकारी बदलाव था। उन्होंने सैन्य विजय की जगह सांस्कृतिक और नैतिक प्रभाव को साम्राज्य का मुख्य हथियार बनाया। बिल्कुल। अब वो सेनाएं नहीं, बल्कि धम्म के संदेशवाहक भेजते थे। जैसे उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और उन्होंने अपनी प्रजा से सीधे बात करने का एक नया तरीका निकाला, शिलालेख। जी, वो पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने पत्थर पर अपने संदेश खुदवाकर उन्हें पूरे साम्राज्य में लगवाया, ताकि आम लोग भी राजा की सोच और आदेशों को जान सकें। हाँ, और ये अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी और यहाँ तक कि ग्रीक और अरामाइक लिपियों में भी मिले हैं। ये दिखाता है कि वो स्थानीय लोगों तक उनकी भाषा में पहुंचना चाहते थे। तो चलिए अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चलाया, मौर्य प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें इसकी एक विस्तृत तस्वीर देता है, और ये उस समय के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से संगठित और जटिल था। केंद्र में राजा था, लेकिन उसकी मदद के लिए एक पूरी नौकरशाही थी। जी, एक मंत्री परिषद थी और अधिकारी थे जैसे अमात्य, राजुक, प्रादेशिका। राजुक का उदाहरण लें तो वो सिर्फ टैक्स नहीं वसूलते थे। अच्छा। उनके पास न्यायिक शक्तियां भी थीं। मतलब एक ही अधिकारी राजस्व और न्याय दोनों संभाल रहा था। और सैन्य प्रशासन भी उतना ही संगठित था। मेगास्थनीज बताते हैं कि 30 लोगों की एक परिषद थी जो 6 समितियों में बटी थी। हर समिति सेना के एक हिस्से को संभालती थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और रसद। ये एक मॉडर्न कॉरपोरेशन के डिविजनल स्ट्रक्चर जैसा लगता है।
और इस पूरे सिस्टम को एक साथ जोड़े रखने का काम करती थी उनकी जासूसी प्रणाली। पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का एक जाल बिछा हुआ था जो हर खबर सीधे राजा तक पहुंचाते थे। ये साम्राज्य का नर्वस सिस्टम था। बिल्कुल। और इस विशाल मशीन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही था। राज्य सिंचाई परियोजनाओं में निवेश करता था। किसानों से उपज का एक हिस्सा भाग और बलि जैसे करों के रूप में लिया जाता था। और व्यापार? व्यापार भी बहुत उन्नत था। उत्तरापथ नाम का एक मशहूर व्यापारिक मार्ग था जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाता था। और पूरे साम्राज्य में व्यापार आसान हो, इसके लिए पण नाम के चांदी के मानक सिक्के चलाए गए थे। जी। मौर्य काल सिर्फ राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कला के लिए भी जाना जाता है, जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, वो साम्राज्य की शक्ति और विचारधारा का प्रतीक है। सोचिए, चुनार के बलुआ पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े को तराश कर उस पर शीशे जैसी पॉलिश करके उसे सैकड़ों मील दूर ले जाकर स्थापित करना। इसके लिए किस स्तर की इंजीनियरिंग और नियंत्रण की जरूरत होगी? ये स्तंभ सिर्फ कला नहीं थे, ये साम्राज्य के बिलबोर्ड थे जो हर तरफ उसकी ताकत का ऐलान करते थे। इतना शक्तिशाली, इतना सुसंगठित साम्राज्य, फिर अशोक के बाद इसका पतन इतनी तेजी से क्यों हो गया? इसके कई कारण थे। पहला और सबसे स्पष्ट कारण था अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों का आना। वो इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। और साम्राज्य का आकार ही शायद उसकी कमजोरी बन गया। बिल्कुल। उस जमाने में संचार के साधन बहुत धीमे थे। पाटलिपुत्र में बैठे शासक के लिए दूर दराज के प्रांतों पर नियंत्रण रखना बेहद मुश्किल था। और क्या अशोक की शांति की नीति का भी इसमें कुछ हाथ रहा होगा? ये एक बहस का विषय है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लगातार युद्ध न होने से सेना की युद्ध शक्ति में कमी आई होगी। और शायद ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी भी एक कारण थी। हाँ, अशोक ने बौद्ध धर्म को जो भारी संरक्षण दिया, उससे ब्राह्मण वर्ग को अपना प्रभाव कम होता दिखा। और अंत में 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जो एक ब्राह्मण था। जी, सेना के निरीक्षण के दौरान ही पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। और इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये थी मगध के एक महाजनपद से उठकर मौर्यों के एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनने और फिर बिखर जाने की कहानी। इसने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता दी, एक प्रशासनिक ढांचा दिया और कला की एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। इस पूरे सफर को देखने पर एक सवाल मन में जरूर उठता है। हमने देखा कि मौर्यों ने एक अविश्वसनीय केंद्रीकृत मशीन बनाई जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को नियंत्रित किया। लेकिन अशोक के बाद इसका इतनी तेजी से पतन हो जाना हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी भी साम्राज्य के विस्तार की एक प्राकृतिक सीमा होती है? क्या प्राचीन तकनीक के साथ एक खास आकार से बड़ा होने पर किसी भी साम्राज्य का अपने ही बोझ तले दबकर टूटना तय था? ये एक दिलचस्प सवाल है। सोचिए, उम्मीद है एक विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, जो लगभग पूरे भारत पर राज करता था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सत्ता का एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक खालीपन बन जाता है। तो आज का बड़ा सवाल यह है कि इस खालीपन को कौन भरेगा? क्या भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर रह जाएगा या कोई नई शक्ति इसे फिर से एक करेगी? आज हम शुंग, कुषाण से लेकर शानदार गुप्त साम्राज्य तक उसी खोज की कहानी को गहराई से समझेंगे। ये सवाल ही मतलब इस पूरे दौर की कहानी है। जब कोई बहुत बड़ी ताकत गिरती है तो उसकी जगह लेने के लिए होड़ मच जाती है। मौर्यों के बाद लगभग 500 साल तक भारत में यही हुआ। मगध जो सदियों से सत्ता का केंद्र था, वो कमजोर पड़ गया और पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, कई नई नई क्षेत्रीय ताकतें सिर उठाने लगीं। ये दौर थोड़ा भ्रम और संघर्ष का था, लेकिन इसी दौर ने भारत के अगले महान साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य की नींव भी रखी। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मौर्यों के बाद सबसे पहले किसने कोशिश की इस खालीपन को भरने की? सबसे पहली और सबसे कह सकते हैं कि नाटकीय कोशिश की पुष्यमित्र शुंग ने। वो कोई राजा नहीं था, बल्कि आखिरी मौर्य सम्राट बृहद्रथ का अपना सेनापति था। लगभग 185 ईसा पूर्व में उसने सेना के सामने ही अपने राजा की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की।
ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। सेनापति का राजा को मारकर गद्दी पर बैठना, ये तो सीधी सीधी बगावत हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ सत्ता का खेल था या इसके पीछे कोई गहरी वजह भी थी? मैंने पढ़ा है कि शुंग काल में हिंदू धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान हुआ। इसका क्या कनेक्शन है? यह एक बहुत ही अहम सवाल है। ये सिर्फ सत्ता का खेल नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया भी थी। मौर्य शासक, खासकर अशोक, बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे। उनके समय में पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं को बढ़ावा मिला। ऐसा माना जाता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग, खासकर ब्राह्मण, इस बदलाव से खुश नहीं था। तो पुष्यमित्र शुंग का सत्ता में आना उसी पुरानी व्यवस्था को वापस लाने की एक कोशिश थी। इसीलिए उनके राज में संस्कृत भाषा को फिर से सम्मान मिला और वैदिक अनुष्ठान फिर से होने लगे। आप वैदिक अनुष्ठान की बात कर रही हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। यह शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? अश्वमेध यज्ञ उस जमाने में अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता था। इसमें राजा एक सजे धजे घोड़े को आजाद छोड़ देता था। उसके पीछे पीछे राजा की सेना चलती थी। वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से बिना किसी रोक टोक के गुजर जाता था, वे सारे इलाके उस राजा के अधीन मान लिए जाते थे। अगर कोई उसे रोकता था तो उसे राजा की सेना से युद्ध करना पड़ता था। पुष्यमित्र ने 2-2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो ये ऐलान था कि मगध में अब एक नई और शक्तिशाली सत्ता आ चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि इन यज्ञों के मुख्य पुरोहित महान विद्वान पतंजलि थे। अच्छा, वही पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र लिखे। ये कनेक्शन तो कमाल का है। और कला के क्षेत्र में भी शुंगों का कोई योगदान था? हाँ, बिल्कुल। आज हम जो सांची का महान स्तूप देखते हैं, उसकी पत्थर की सुंदर वेदिका, यानी जो चारों तरफ की रेलिंग है, वो शुंग काल में ही बनवाई गई थी। तो उन्होंने बौद्ध स्मारकों को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें और सुंदर बनवाया। और साहित्य से जुड़ा एक मजेदार तथ्य भी है। महाकवि कालिदास का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है मालविकाग्निमित्रम। उसके हीरो अग्निमित्र कोई और नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग के ही बेटे थे। शुंग वंश के बाद क्या हुआ? क्या वे एक बड़ा साम्राज्य बना पाए? नहीं, वे ऐसा नहीं कर पाए। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, जो बहुत ही कम समय, महज 45 साल तक ही चला। उनकी कहानी भी शुंगों जैसी ही थी। आखिरी शुंग राजा की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव ने की और कण्व वंश की नींव रखी। इस वंश में 4 राजा हुए और फिर दक्षिण की एक ताकत सातवाहनों ने उन्हें हटा दिया। कण्व वंश इतिहास में एक छोटी सी कड़ी है जो ये दिखाती है कि मगध की केंद्रीय शक्ति कितनी कमजोर और अस्थिर हो चुकी थी। तो मगध का दबदबा खत्म हो रहा था, सत्ता का केंद्र कहीं और जा रहा था? बिल्कुल। असली एक्शन अब भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में शिफ्ट हो रहा था। ये वो इलाका था जो मध्य एशिया से जुड़ा था और वहीं से एक पूरी तरह नई ताकत भारत में दस्तक दे रही थी, कुषाण। ये मूल रूप से मध्य एशिया की एक जनजाति थे। पहली शताब्दी के आते आते उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। और कुषाणों का मगध से क्या लेना देना था? उनके सबसे महान राजा थे कनिष्क। कनिष्क ने पूर्व की तरफ बढ़ते हुए मगध पर हमला किया और पाटलिपुत्र को जीत लिया। लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। कहते हैं कि कनिष्क यहाँ से 2 चीजें अपने साथ ले गया। एक तो बुद्ध का भिक्षा पात्र और दूसरे उस समय के महान बौद्ध विद्वान अश्वघोष। एक मिनट, वो एक विद्वान को अपने साथ ले गया? क्या ये एक तरह का अपहरण था या वे अपनी मर्जी से गए थे? इसका मतलब क्या था? ये उस समय की राजनीति को समझने का एक शानदार तरीका है। ये अपहरण से ज्यादा सम्मान की बात थी। उस दौर में महान विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण देना राजा की शान मानी जाती थी। कनिष्क अश्वघोष को अपने साथ ले जाकर दुनिया को ये दिखा रहा था कि वो न सिर्फ एक महान विजेता है, बल्कि कला और ज्ञान का संरक्षक भी है। इस घटना के बाद काफी समय तक मगध पर कुषाणों का प्रभाव बना रहा। तो मौर्यों के बाद लगभग 300-400 साल तक भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण सब अपनी अपनी जगह पर थे। इस बिखराव के बाद
वो स्वर्ण युग यानी गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ? हर बिखराव के बाद स्थिरता की एक स्वाभाविक इच्छा पैदा होती है। गुप्तों का उदय उसी इच्छा का नतीजा था। 3वीं शताब्दी के अंत तक कुषाण शक्ति भी कमजोर पड़ चुकी थी। इसी राजनीतिक माहौल में मगध के पास ही एक नए वंश का उदय हुआ जिसके संस्थापक श्री गुप्त थे। लेकिन असली खेल शुरू किया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी के आसपास। चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने ऐसा क्या खास किया जो उनसे पहले वाले नहीं कर पाए? उन्होंने 2 बहुत ही स्मार्ट काम किए। पहला, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज? जी, जिसका मतलब होता है राजाओं का राजा। ये एक बड़ा ऐलान था कि वो छोटे मोटे राजा नहीं बल्कि एक सम्राट बनने का इरादा रखते हैं। और दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम, उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। ये शादी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन था? ये एक मास्टर स्ट्रोक था। लिच्छवी उस समय उत्तर भारत का एक बहुत पुराना और प्रतिष्ठित गणराज्य था। उनके साथ रिश्तेदारी करके चंद्रगुप्त प्रथम को न सिर्फ सैन्य ताकत मिली बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा भी मिली जो पैसे या सेना से नहीं खरीदी जा सकती थी। इस गठबंधन ने उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया और गुप्त साम्राज्य के विस्तार का रास्ता खोल दिया। उन्होंने 1920 ईस्वी में गुप्त संवत की भी शुरुआत की, जो उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्या ये सिर्फ उनके बहुत सारे युद्ध जीतने की वजह से है या उनकी रणनीति में कुछ खास था जो नेपोलियन जैसा था? ये एक दिलचस्प सवाल है। इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने उन्हें ये उपाधि दी थी और ये सिर्फ जीतों की संख्या के बारे में नहीं है बल्कि उनकी रणनीति की विविधता के बारे में है। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद के स्तंभ पर लिखी एक तरह की स्तुति है, उसमें उनकी विजयों का पूरा ब्यौरा दिया है। तो क्या थी वो रणनीति? बहुत ही स्मार्ट। उन्होंने एक नीति सब पर लागू वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया। उत्तर भारत के जो राज्य थे जिन्हें आर्यावर्त कहा गया, उन्हें उन्होंने जीतकर सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन जब वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़े तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग नीति अपनाई। उन्होंने वहां के राजाओं को हराया लेकिन उनका राज्य छीना नहीं। उन्होंने उन राजाओं को अपना सामंत बना लिया जो उन्हें टैक्स और जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद देते थे। ये ताकत और कूटनीति का एक मिला-जुला रूप था जो बहुत प्रभावी साबित हुआ। मतलब वो एक विजेता होने के साथ साथ एक चतुर राजनेता भी थे। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कला के भी बड़े प्रेमी थे। उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक सम्राट जो युद्ध के मैदान में नेपोलियन जैसा है, वो निजी जीवन में एक संगीतकार भी है। ये उनके व्यक्तित्व की गहराई को दिखाता है। समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से ज्यादा जानते हैं। विक्रमादित्य की कहानियां तो हम बचपन से सुनते आए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी पश्चिम भारत से शकों का सफाया करना। शक एक विदेशी ताकत थे जो सदियों से भारत के पश्चिमी हिस्से पर काबिज थे। उन्हें हराने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसका मतलब होता है पराक्रम का सूर्य। इस जीत से गुप्त साम्राज्य का नियंत्रण गुजरात के बंदरगाहों तक हो गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नए रास्ते खुले और साम्राज्य बहुत अमीर हो गया। वो पहले गुप्त शासक थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। और उनके दरबार के नवरत्नों के बारे में भी बहुत सुना है। ये क्या कॉन्सेप्ट था? नवरत्न का मतलब था 9 ऐसे विद्वान जो अपने अपने क्षेत्र के माहिर थे। ये उस दौर का एक तरह का थिंक टैंक था। इसी दरबार में महाकवि कालिदास, महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर और भी कई बड़े विद्वान शामिल थे। एक राजा का अपने आसपास इतने ज्ञानी लोगों को इकट्ठा करना ये दिखाता है कि वो ज्ञान और कला को कितना महत्व देता था। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भी भारत आए थे और उनके लिखे यात्रा वृत्तांत से हमें गुप्त काल के समाज और प्रशासन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो इतना बड़ा और समृद्ध साम्राज्य चलता कैसे था? क्या सब कुछ राजा ही कंट्रोल करता था? नहीं, और यही गुप्त प्रशासन की खूबसूरती थी। ये आज के फेडरल सिस्टम जैसा था, जिसे हम विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। साम्राज्य बड़े बड़े प्रांतों में बटा था जिन्हें भुक्ति कहते थे और उन्हें उपरिक यानी गवर्नर चलाते थे। फिर प्रांत जिलों में बटे थे जिन्हें विषय कहते थे और जिले गांवों में।
इससे स्थानीय स्तर पर फैसले लेना आसान होता था और प्रशासन सुचारू रूप से चलता था। इसी दौर को विज्ञान और तकनीक का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दौर में कुछ ऐसी खोजें हुईं जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में शून्य यानी जीरो का सिद्धांत दिया। उन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। सोचिए उस जमाने में ये कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। और वो दिल्ली का लौह स्तंभ जो आज भी खड़ा है, वो भी तो इसी काल का है। हाँ, मेहरौली का वो लौह स्तंभ सोच कर देखिए, 1600 साल से वो दिल्ली की धूप, बारिश और आज के प्रदूषण में खड़ा है और उस पर जंग का एक धब्बा तक नहीं है। आज भी हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह से ये नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने ये जंग-रोधी तकनीक कैसे विकसित की थी। ये उस दौर के साइंस फिक्शन जैसा लगता है जो हकीकत है। और कला और साहित्य में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जैसे नाटक और काव्य लिखे गए हैं। मंदिरों की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर और चित्रकला में अजंता की गुफाएं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 की चित्रकारी तो खासकर गुप्त काल की ही देन है। उन चित्रों में जो रंग, भाव और जीवन है वो आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहते थे, खूब चलन में थे। रोम और दक्षिण पूर्व एशिया तक मसालों, रेशम और कपड़ों का व्यापार होता था। समाज में धार्मिक सहनशीलता थी। राजा भले ही वैष्णव धर्म को मानते थे और परम भागवत की उपाधि लेते थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों को भी पूरा सम्मान मिलता था। तो फिर हमेशा की तरह वही सवाल, इतना महान और वैभवशाली साम्राज्य खत्म कैसे हो गया? क्यों ये स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं टिक सका? इसके कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण था उत्तर पश्चिम से होने वाले हूणों के लगातार हमले। हूण मध्य एशिया की एक बहुत ही खूंखार और लड़ाकू जनजाति थी। सम्राट स्कंदगुप्त ने शुरुआत में उन्हें बहुत बहादुरी से हराया, लेकिन ये हमले रुके नहीं। लगातार युद्ध लड़ने से साम्राज्य का खजाना खाली होने लगा। इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा होगा? सीधा असर पड़ा। बाद के गुप्त राजाओं ने जो सिक्के जारी किए, उनमें सोने की मिलावट बढ़ने लगी। ये आर्थिक संकट का साफ संकेत था। और जिस विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की हमने तारीफ की थी, वही अब एक कमजोरी बन गई। जैसे ही केंद्र में राजा कमजोर हुए, प्रांतों के गवर्नरों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। साम्राज्य अंदर से ही टूटने लगा और धीरे धीरे खत्म हो गया। गुप्तों के बाद मगध का क्या हुआ? क्या उसका गौरव पूरी तरह समाप्त हो गया? पूरी तरह नहीं। गुप्तों के बाद मगध में पाल वंश का उदय हुआ। इसके शासक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। राजा धर्मपाल ने तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय को भी फिर से जीवित किया। पाल वंश के राज में मगध बौद्ध धर्म और शिक्षा के आखिरी महान केंद्र के रूप में चमका। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे भारत की राजनीति का केंद्र मगध से हटकर कन्नौज और फिर दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गया। तो मौर्यों के पतन के बाद के भ्रम और बिखराव से लेकर गुप्तों के शानदार एकीकरण और फिर उनके पतन तक ये एक असाधारण सफर था। हमने देखा कि कैसे अलग अलग राजवंशों ने सत्ता के खालीपन को भरने की कोशिश की और कैसे गुप्तों ने न केवल राजनीतिक एकता हासिल की, बल्कि विज्ञान, कला और संस्कृति का एक ऐसा स्वर्ण युग बनाया जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। जी, आर्यभट्ट के शून्य से लेकर कालिदास के साहित्य तक और मेहरौली के लौह स्तंभ से लेकर अजंता के चित्रों तक, इस दौर की विरासत आज भी हमारे साथ है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे बिखराव के बाद एकता की चाह पैदा होती है और कैसे हर स्वर्ण युग के पीछे एक मजबूत व्यवस्था, दूरदर्शी शासक और प्रतिभाशाली लोगों का योगदान होता था। ये सच में एक सबक है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस दौर की सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद कला और विज्ञान का विकास नहीं रुका। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या किसी समाज की रचनात्मक ऊर्जा उसकी राजनीतिक स्थिरता से हमेशा बंधी होती है या वो मुश्किल समय में भी फल फूल सकती है। हम उन स्रोतों पर गौर करने वाले हैं जो हमें प्राचीन भारत के दो सबसे प्रभावशाली आंदोलनों की कहानी बताते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये सिर्फ धर्म नहीं थे,
बल्कि ये बल्कि एक तरह से उस समय की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ एक क्रांति थे। आज हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये विचारधाराएं क्यों पैदा हुईं, इनकी असल शिक्षाएं क्या थीं और ये आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं। बिल्कुल, हम गौतम बुद्ध और महावीर के जीवन से शुरू करके उनके दर्शन की गहराई में उतरेंगे। और सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा जब हम देखेंगे कि ये दोनों रास्ते कितने मिलते जुलते हैं और फिर भी कितने अलग हैं। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरूर। चलिए बौद्ध धर्म से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे गौतम बुद्ध का जीवन 4 घटनाओं से पूरी तरह बदल गया। हाँ, वो 4 दृश्य। जब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा। ये देखकर उन्हें एहसास हुआ कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया दुखों से भरी है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़ने का फैसला क्यों किया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। 29 साल की उम्र में उन्होंने जो राजसी वैभव और परिवार छोड़ा, उसे महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। जी। और ये कोई पलायन नहीं था, मतलब ये सत्य की एक साहसिक खोज थी। वो इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे कि दुख का मूल कारण क्या है और क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है। और ये खोज उन्हें बिहार के बोध गया ले गई, जहां 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। हाँ, और इसी घटना को निर्वाण कहा गया। और तभी वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी जिसे ज्ञान मिल गया हो। तो ज्ञान मिलने के बाद उनका पहला कदम क्या था? क्या उन्होंने फौरन ही लोगों को सिखाना शुरू कर दिया? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ग्रंथ कहते हैं कि शुरुआत में वो झिझक रहे थे। उन्हें लगा कि ये सत्य इतना गहरा है कि शायद कोई इसे समझेगा ही नहीं। अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने सिखाने का फैसला किया और अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 तपस्वियों को दिया जिन्होंने पहले उन्हें छोड़ दिया था। हाँ। इसी क्षण को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को घुमाना। और फिर 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनके जीवन की रूपरेखा तो समझ आ गई, पर उनकी शिक्षा का सार क्या था? मतलब बौद्ध धर्म का पूरा ढांचा किन विचारों पर खड़ा है? देखिए, बौद्ध धर्म का पूरा दर्शन 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। ये एक तरह से किसी डॉक्टर के नुस्खे जैसा है। डॉक्टर के नुस्खे जैसा? हाँ। पहला सत्य है दुख। यह लक्षण है, यानी दुनिया में दुख मौजूद है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, सब दुख है। ठीक है, तो पहला सत्य है समस्या को पहचानना। जी। फिर दूसरा क्या है? दूसरा सत्य है दुख समुदय, जो समस्या के कारण का पता लगाता है। बुद्ध के मुताबिक हर दुख की जड़ है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छाएं। हाँ, हमारी इच्छाएं, हमारी चाहतें और चीजों से हमारा लगाव, यही हमें इस संसार के चक्र में फंसाए रखती है। और इसका इलाज? यहीं पर तीसरा सत्य आता होगा। बिल्कुल। तीसरा सत्य है दुख निरोध, जो उम्मीद जगाता है। यह कहता है कि दुख का अंत मुमकिन है। अगर तृष्णा को जड़ से मिटा दिया जाए तो दुखों का यह चक्र खत्म हो सकता है। और चौथा सत्य? चौथा सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, उस इलाज का रास्ता बताता है। इसी रास्ते को अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग का जिक्र अक्सर होता है, पर यह सिर्फ 8 नियमों की एक लिस्ट तो नहीं होगी। यह असल में काम कैसे करता है? नहीं, ये नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा सिस्टम है। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ, जिसमें सम्यक दृष्टि और संकल्प आते हैं। ठीक है। दूसरा है शील, यानी नैतिक आचरण, जैसे सही बोली, सही कर्म, सही जीविका। और तीसरा है समाधि, यानी मानसिक अनुशासन, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा। बिना नैतिक आचरण के आप मानसिक शांति नहीं पा सकते और बिना सही समझ के आप नैतिक जीवन नहीं जी सकते। ये मन को बदलने का एक पूरा टूल किट है। इन शिक्षाओं को सहेजा भी गया होगा। बहुत साहित्य के बारे में हमारे स्रोत क्या बताते हैं? बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक नाम के ग्रंथों में संकलित किया गया, जो पाली भाषा में है। पाली में? जी। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहली टोकरी है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं के लिए संघ के नियम और अनुशासन है। और दूसरी 2 टोकरियां? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण है सुत्त पिटक। इसमें खुद बुद्ध के उपदेश और उनकी बातचीत का संग्रह है।
ये बौद्ध धर्म के दर्शन का मुख्य स्रोत है। अच्छा, और तीसरी है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन का और भी गहरा, जिसमें ज्यादा दार्शनिक विश्लेषण है ना? बिल्कुल, वो थोड़ा ज्यादा अकेडमिक है। इनके अलावा जातक कथाएं भी हैं, जिनमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, जो बहुत सरल तरीके से नैतिक शिक्षा देती हैं। बुद्ध के बाद इन शिक्षाओं को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए भी तो कुछ कोशिशें हुई होंगी। हाँ बिल्कुल, समय समय पर सभाएं हुई जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। कुल 4 प्रमुख संगीतियां हुई। 4? जी, पहली तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के फौरन बाद राजगृह में हुई। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव चौथी संगीति में आया, जो कश्मीर में राजा कनिष्क के समय हुई थी। क्या हुआ था उस संगीति में? वहीं पर बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हाँ, ये कोई राजनीतिक बंटवारा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा दार्शनिक मतभेद था। सवाल ये था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, उनके लिए लक्ष्य था खुद के लिए ज्ञान प्राप्त करना और अरहत बनना। और महायान का नजरिया इससे अलग था? बहुत अलग। महायान ने एक ज्यादा बड़ा आदर्श सामने रखा, बोधिसत्व का। बोधिसत्व? बोधिसत्व वो है जो खुद के निर्वाण को तब तक के लिए टाल देता है जब तक वो दुनिया के सभी प्राणियों को ज्ञान पाने में मदद न कर दे। ये करुणा पर आधारित एक बहुत बड़ा बदलाव था। यहीं से बुद्ध की भक्ति और मूर्ति पूजा की भी शुरुआत हुई। इस दर्शन का असर हमें कला और वास्तुकला में भी दिखता है, खासकर सम्राट अशोक के समय में। सांची का स्तूप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, स्तूप बुद्ध या किसी बड़े भिक्षु के अवशेषों पर बनी एक स्मारक संरचना होती है। अशोक ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। हाँ, सुना है। बाद में गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक ऐसा केंद्र बना जहां चीन, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने आते थे। वो उस दौर का एक ग्लोबल यूनिवर्सिटी था। तो बौद्ध धर्म ने एक मध्यम मार्ग दिखाया, लेकिन उसी दौर में एक और बड़ी विचारधारा भी थी, जो अहिंसा के सिद्धांत को और भी ऊंचे स्तर पर ले गई। अब जैन धर्म की बात करते हैं। सही कहा। जैन परंपरा बौद्ध धर्म से भी पुरानी मानी जाती है। इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि 24 तीर्थंकरों की एक लंबी परंपरा है। 24 तीर्थंकर? जी, तीर्थंकर का मतलब है रास्ता दिखाने वाला। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ थे, जो महावीर से करीब 250 साल पहले हुए थे। तो वर्धमान महावीर, जिन्हें हम जैन धर्म से सबसे ज्यादा जोड़ते हैं, उनकी भूमिका क्या थी? वर्धमान महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसे ही आगे बढ़ाया। हाँ, उसे एक व्यवस्थित और मजबूत रूप दिया। इसीलिए उन्हें संस्थापक के बजाय एक महान सुधारक माना जाता है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? जैसे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं, वैसे जैन धर्म का आधार क्या है? जैन धर्म का आधार है पंच महाव्रत, यानी 5 महान प्रतिज्ञाएं। इनमें सबसे ऊपर है अहिंसा। अहिंसा मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना, ये जैन दर्शन का मूल स्तंभ है। फिर आते हैं सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी न करना। बिल्कुल। और 5वां महाव्रत? पहले 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के समय से ही थे। महावीर ने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य, यानी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण। और मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न का पालन भी जरूरी है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी आगे चलकर विभाजन हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है? ये विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़े एक बड़े अकाल के दौरान हुआ। जो संत स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए, वे श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि वे सफेद वस्त्र पहनते हैं। अच्छा। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं ही जिनका वस्त्र हों। मतलब वे वस्त्रों का त्याग करते हैं? हाँ, वे तपस्या पर ज्यादा जोर देते हैं और वस्त्रों का पूरी तरह त्याग करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का भी जैन धर्म से गहरा नाता रहा है। हाँ, माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। वहीं उन्होंने सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। सल्लेखना
यानी उपवास करके धीरे धीरे शरीर को छोड़ना। ये जैन धर्म की कठोर तपस्या का एक चरम उदाहरण है। और जैन साहित्य और वास्तुकला, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहते हैं, जो ज्यादातर प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत में? हाँ। और वास्तुकला में इनका योगदान कमाल का है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर को देखिए, उसकी पत्थर की नक्काशी देखकर यकीन नहीं होता कि उसे इंसानों ने बनाया है। या फिर श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति, बिल्कुल शांति और त्याग का प्रतीक। तो अब हमने दोनों धर्मों को समझ लिया है। सतह पर देखें तो दोनों बहुत समान लगते हैं। हाँ, लगते हैं। दोनों ने वेदों को नकारा, कर्मकांड का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाए और अहिंसा पर जोर दिया। लेकिन गहराई में जाने पर लगता है कि इनके रास्ते काफी अलग हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा और बुनियादी अंतर उनके दृष्टिकोण में है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है। मध्यम मार्ग मतलब न तो शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो और न ही दुनिया के भोग विलास में डूब जाओ। ये एक संतुलित रास्ता है। शायद इसीलिए ये भारत के बाहर भी इतनी आसानी से फैल सका। और जैन धर्म इसके ठीक विपरीत है। हाँ, जैन धर्म में मोक्ष के लिए कठोर तपस्या, उपवास और काया क्लेश पर बहुत ज्यादा जोर है, जैसा हमने सल्लेखना में देखा। ये रास्ता बहुत कठिन है, इसीलिए इसका प्रसार मुख्य रूप से भारत तक ही सीमित रहा। एक और बड़ा अंतर आत्मा को लेकर है। बौद्ध धर्म अनात्मवाद की बात करता है, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है? नहीं, जबकि जैन धर्म मानता है कि हर जीव, यहां तक कि पत्थर और पानी में भी जीव यानी आत्मा होती है। ये तो बहुत बड़ा दार्शनिक अंतर है। इसका मतलब है कि उनकी अहिंसा की परिभाषा भी अलग होगी। एकदम। इसीलिए जैन धर्म में अहिंसा का पालन बहुत सूक्ष्म स्तर पर होता है। जैन मुनि मुंह पर पट्टी बांधते हैं ताकि सांस से किसी सूक्ष्म जीव की हत्या न हो जाए। हाँ, और वो अपने रास्ते को झाड़ू से साफ करते हुए चलते हैं। सही कहा। यह अहिंसा का चरम रूप है। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा है, पर वो इतनी कठोर नहीं है। तो अंत में इन दोनों विचारधाराओं ने भारतीय संस्कृति पर क्या असर छोड़ा? इनका असर बहुत गहरा और स्थायी है। सामाजिक स्तर पर देखें तो अहिंसा और शाकाहार के विचार को लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सही है। आज भी भारत में शाकाहार की जो मजबूत परंपरा है, उसकी जड़ें इन्हीं आंदोलनों में है। भाषा के क्षेत्र में भी तो इनका योगदान रहा होगा। बहुत महत्वपूर्ण। इन्होंने उस समय के विद्वानों की भाषा संस्कृत के बजाय आम लोगों की भाषाओं पाली और प्राकृत में उपदेश दिए। अच्छा। इससे इन लोक भाषाओं का विकास हुआ और साहित्य रचा गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। और कला? और कला के क्षेत्र में तो हम देख ही चुके हैं। स्तूप, विहार और मंदिरों की जो अद्भुत विरासत हमारे पास है, वो इन्हीं की देन है। संक्षेप में कहें तो इन दोनों धर्मों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सोच और संस्कृति को एक नई शक्ल दी। तो आज हमने बौद्ध और जैन धर्म के उद्भव, उनके सिद्धांतों और उनके सांस्कृतिक प्रभाव पर एक गहरी नजर डाली। हमने देखा कि कैसे दो अलग अलग रास्तों ने भारत की आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। संगम युग से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और आज की इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौर को अक्सर दक्षिण भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि जब हम स्वर्ण काल की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ दौलत या बड़ी बड़ी इमारतें नहीं आनी चाहिए। हमें उस दौर के समाज, उनके साहित्य और उनकी सोच को भी समझना होगा, और संगम युग इन सब मामलों में बहुत खास था। तो चलिए इसी खासियत को समझने की शुरुआत करते हैं मूवेंद्र के कॉन्सेप्ट से। ये शब्द स्रोतों में बार बार आता है, इसका क्या मतलब है? मूवेंद्र एक तमिल शब्द है। इसका मतलब है 3 मुकुटधारी राजा। 3 मुकुटधारी राजा? हाँ, ये उस दौर की 3 सबसे बड़ी ताकतों के लिए इस्तेमाल होता था: चेर, चोल और पांड्या। इन तीनों ने मिलकर, आप कह सकती हैं, सदियों तक दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति को दिशा दी। और हमारे स्रोत बताते हैं कि इन तीनों की एक खासियत थी इनकी नौसेना और समुद्री व्यापार पर इनकी पकड़। ऐसा लगता है कि समुद्र इनकी ताकत का सबसे बड़ा राज था। हाँ, और अगर हम स्रोत में दिए गए नक्शे को देखें तो ये बात और भी साफ हो जाती है। इनकी जो लोकेशन थी वही इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। चेर पश्चिमी तट पर थे, जहां से उनका सीधा रास्ता यूरोप और अरब देशों की तरफ खुलता था। चोल पूर्वी तट पर कावेरी के डेल्टा में थे, जो खेती के लिए एक तरह से जन्नत थी। और पांड्य बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर मोतियों के खजाने पर बैठे थे। तो चलिए एक एक करके इन ताकतों को समझते हैं। शुरुआत चेर राजवंश से करते हैं। ये केरला के पास का इलाका था, है ना? बिल्कुल। आज का केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा वो इनका इलाका था।
इनकी राजधानी थी वंजी और इनका सबसे मशहूर बंदरगाह था मुजरिस। मुजरिस। जी, ये बंदरगाह उस जमाने का एक ग्लोबल ट्रेड हब था। रोमन साम्राज्य के सिक्के यहाँ मिलना बहुत आम बात थी। अच्छा, और इनका प्रतीक चिन्ह था धनुष और बाण, यानी सैन्य ताकत पर भी जोर था। जी बिल्कुल। इनके सबसे मशहूर राजा का नाम स्रोतों में सेंगटुअन बताया गया है, जिन्हें लाल चेर भी कहते हैं। इनके बारे में क्या खास बात थी? संगटुअन एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन उनकी असली पहचान पत्तिनी संप्रदाय शुरू करने से है। पत्तिनी संप्रदाय? हाँ, ये कन्नगी नाम की एक देवी की पूजा थी। वो पवित्रता और पत्नी धर्म का प्रतीक मानी जाती थी। ये दिखाता है कि राजा सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीतते थे, बल्कि समाज और धर्म पर भी उनका गहरा असर होता था। और व्यापार? जाहिर है बंदरगाह था तो व्यापार भी जोरों पर होगा। जोरों पर क्या, हाँ। चेर राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था ही इसी पर टिकी थी। अच्छा। यहाँ से मसाले, खासकर काली मिर्च, पूरी दुनिया में जाते थे। काली मिर्च को तो उस जमाने में काला सोना कहा जाता था। काला सोना? हाँ, रोमन लोग इसके दीवाने थे। हाँ। और इसे खरीदने के लिए सोना चांदी लुटाते थे। यही चेर राजवंश की अमीरी का सबसे बड़ा जरिया था। तो चेरों ने मसालों के दम पर रोमन साम्राज्य से मजबूत रिश्ते बना लिए थे, लेकिन उन्हीं के पड़ोस में कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा में एक और ताकत उभर रही थी, चोल राजवंश। हाँ, चोलों की कहानी जमीन और पानी के सही इस्तेमाल की कहानी है। उनका इलाका था कावेरी का डेल्टा, जो दक्षिण भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसलिए उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। और उनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। जी, जो उनकी शक्ति को दिखाता था। उनकी 2 राजधानियां थी, है ना? पहले उरैयूर और बाद में पुहार। बिल्कुल। उरैयूर के बारे में कहा जाता है कि वो सूती कपड़ों के लिए बहुत मशहूर था और पुहार उनका मुख्य बंदरगाह बन गया। लेकिन प्रारंभिक चोलों की असली पहचान उनके सबसे महान राजा करिकाल से है। करिकाल? उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज भी याद किया जाता है? उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी हैरान कर देता है। करिकाल ने कावेरी नदी पर कल्लनाई बांध बनवाया, जिसे ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं। ये बात वाकई हैरान करने वाली है। 2000 साल पहले बना एक बांध आज भी काम कर रहा है। जी। ये हमें उस दौर की इंजीनियरिंग और उनकी दूरदर्शिता के बारे में क्या बताता है? यही बताता है कि उनकी समझ सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी। वो जानते थे कि पानी को कैसे कंट्रोल करना है ताकि सिंचाई हो सके। हाँ, ताकि खेतों में सिंचाई हो और बाढ़ से बचाव हो। ये बांध आज भी लाखों किसानों के लिए जीवन रेखा है। ये दिखाता है कि असली विकास क्या होता है, जो पीढ़ियों तक चले। कमाल है। तो चेरों ने समुद्र पर राज किया, चोलों ने जमीन पर। अब तीसरे मुकुटधारी राजा पांड्यों की बात करते हैं। जी। वो कहाँ थे और उनकी क्या खासियत थी? पांड्य राजवंश भारत के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर था। उनकी राजधानी थी मदुरै। मदुरै, जो सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि तमिल संस्कृति, कला और साहित्य का सबसे बड़ा गढ़ था। उनका प्रतीक चिन्ह मछली थी। मदुरै और संगम सभाएं, ये दोनों नाम हमेशा साथ लिए जाते हैं। ये विद्वान, बुद्धिजीवी सब इकट्ठा होते थे। अच्छा। अपनी रचनाएं सुनाते थे, उन पर चर्चा करते थे। इसी वजह से उस पूरे दौर के साहित्य को हम संगम साहित्य कहते हैं। ये पांड्यों की सबसे बड़ी देन है। और उनके सबसे ताकतवर राजा थे नेडुंजेलियन। लेकिन पांड्यों की असली प्रसिद्धि तो किसी और चीज के लिए थी। हाँ, उनकी प्रसिद्धि थी मोतियों के लिए। मोती? जी, ये सिर्फ गहने नहीं थे, बल्कि उस दौर की लग्जरी करेंसी थे। रोमन साम्राज्य में इन मोतियों की जबरदस्त मांग थी। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी लिखा है कि कैसे पांड्य राज्य इस व्यापार से बेहद अमीर हो गया था। तो ये मोती उनके लिए सफेद सोना जैसे थे? आप कह सकते हैं। और ये पद वंशानुगत था, यानी राजा का बेटा ही अगला राजा बनता था। अच्छा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक तानाशाह होता था। उसकी असली शक्ति इस बात पर निर्भर करती थी कि वो युद्ध में कितना कुशल है और प्रजा को कितना खुश रख पाता है। और सेना? धनुष, बाण और बाघ जैसे प्रतीक तो यही बताते हैं कि सेना बहुत जरूरी रही होगी। बहुत जरूरी। सेना के 3 मुख्य अंग थे: पैदल सैनिक, हाथी और घुड़सवार। लेकिन समाज की बात करें तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। मिली-जुली कैसे? एक तरफ स्रोतों में महिलाओं के सम्मान और शिक्षा की बातें हैं, कई कवयित्रियों का जिक्र है, तो वहीं दूसरी तरफ सती प्रथा जैसी कुरीतियों के भी कुछ सबूत मिलते हैं। लड़ाइयाँ, बांध, व्यापार, ये सब तो ठीक है, लेकिन किसी भी युग की असली आत्मा तो उसकी कहानी और कविताओं में बसती है। संगम साहित्य के बारे में क्या खास था?
संगम साहित्य की सबसे खास बात है उसका विभाजन। उसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम और पुरम। हाँ, तो अगम का मतलब है एक तरह से अंदर की दुनिया, जैसे प्यार, परिवार, निजी भावनाएं। बिल्कुल। और पुरम वो कविताएं हैं जो दुनिया के मामलों पर हैं, जैसे युद्ध, बहादुरी, राजनीति, राजा का दरबार। मतलब एक अंदर की दुनिया और दूसरी बाहर की। सही कहा। ये विभाजन हमें दिखाता है कि उस दौर के लोग जीवन को कितनी गहराई से समझते थे। वो जानते थे कि इंसान की निजी और सार्वजनिक जिंदगी दोनों का अपना महत्व है। और इन कविताओं के संग्रह को एट्टुतोके कहा जाता है, यानी 8 किताबों का संग्रह। जी, और इन 8 में से इतिहासकारों के लिए एक किताब सोने की खान जैसी है, पुराणानुरू। पुराणानुरू? इसका मतलब है बाहरी जीवन पर 400 कविताएं। इसमें उस दौर के राजाओं, युद्धों, रीति रिवाजों और आम जिंदगी की ऐसी कहानियां हैं जो हमें किसी और पत्थर या शिलालेख पर नहीं मिलती। संगम काल के बाद कुछ समय के लिए दक्षिण में एक तरह का अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर चोलों ने एक जबरदस्त वापसी की और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। हाँ, ये चोल शक्ति का दूसरा और सबसे शानदार दौर था, जिसे हम शाही चोल साम्राज्य कहते हैं। इस साम्राज्य के असली संस्थापक थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। उन्होंने चोलों को एक ऐसी ताकत बना दिया जिसने न केवल पूरे दक्षिण भारत बल्कि समुद्र पार श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना दबदबा कायम किया। और उनके बाद आए उनके बेटे राजेंद्र प्रथम। वो शायद उनसे भी एक कदम आगे निकल गए। राजेंद्र प्रथम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। वो अपनी सेना को उत्तर भारत में गंगा नदी तक ले गए और गंगैकोंड चोल की उपाधि ली, यानी गंगा का विजेता। अच्छा। उन्होंने एक नई राजधानी भी बसाई, गंगैकोंड चोलपुरम। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नौसेना। बंगाल की खाड़ी को तो चोलों की झील कहा जाने लगा था। चोलों की झील, वाह। और फिर इस कड़ी में राजराज द्वितीय का भी नाम आता है। हाँ, उनके समय में चोल वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। लेकिन चोलों की विरासत सिर्फ युद्ध और मंदिर नहीं है, उनका प्रशासन का तरीका भी बहुत उन्नत था, खासकर जमीन का सिस्टम। हाँ, ये जो जमीन दान करने का सिस्टम था, ये क्या था? उन्होंने जमीन को काम के हिसाब से अलग अलग श्रेणियों में बांटा था। ब्रह्मदेय वो जमीन थी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी और ये टैक्स फ्री होती थी। वेलनवगई आम किसानों की जमीन थी जिससे राज्य को टैक्स मिलता था। और सबसे दिलचस्प मुझे शाला भोग लगा, मतलब स्कूलों और पाठशालाओं के रखरखाव के लिए जमीन। बिल्कुल, ये एक तरह से शिक्षा के लिए सरकारी ग्रांट थी। इसके अलावा देवदान यानी मंदिरों के लिए दी गई जमीन और पल्ली छंदम जो जैन संस्थानों के लिए दी गई भूमि थी। ये दिखाता है कि समाज को चलाने के लिए उन्होंने कितना व्यवस्थित सिस्टम बनाया था। जी, जिसमें शिक्षा, धर्म और कृषि सबका ध्यान रखा गया था। और इस व्यवस्था की दौलत से उन्होंने जो बनवाया वो आज भी दुनिया को हैरान करता है। महान चोल मंदिर। हाँ, जिन्हें यूनेस्को ने ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का दर्जा दिया है। लिविंग यानी जीवित मंदिर, जहां आज भी पूजा होती है। इनमें 3 सबसे प्रमुख हैं। सबसे पहले तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराज प्रथम ने बनवाया था। इसकी भव्यता का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये द्रविड़ वास्तुकला का शिखर माना जाता है। फिर राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम में लगभग वैसा ही एक मंदिर बनवाया। अच्छा। और तीसरा है दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर, जिसे राजराज द्वितीय ने बनवाया था। वो अपनी बारीक नक्काशी के लिए जाना जाता है। पर ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस समय के सामाजिक और आर्थिक जीवन का केंद्र थे। केंद्र? ये उस समय के बैंक थे, स्कूल थे, अस्पताल थे और कम्युनिटी सेंटर, सब कुछ थे। एक पूरा शहर इनके इर्द गिर्द बसता था और यहीं से चलता था। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं ताकि तीनों शुरुआती राजवंशों की तस्वीर साफ हो जाए। जरूर। तो सबसे पहले चेर, जिनका प्रतीक था धनुष बाण, राजधानी वंजी थी और वो मसालों और रोमन व्यापार के लिए जाने जाते थे। फिर आए चोल, प्रतीक था बाघ, राजधानी उर्योयूर या पुहार, और उनकी पहचान थी उपजाऊ जमीन, कल्लनई जैसा महान बांध और उनकी शक्तिशाली नौसेना। और अंत में पांड्या, जिनका प्रतीक मछली,
राजधानी मदुरै और वो मोतियों के व्यापार और तमिल संगम की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध थे। ये सारांश वाकई तीनों की अलग-अलग शक्तियों को साफ कर देता है। एक समुद्र का राजा था, दूसरा जमीन का और तीसरा संस्कृति और दौलत का। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उस दौर को स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि 3 अलग-अलग तरह की सफलताओं की कहानी है जो एक साथ चल रही थी। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि संगम युग सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। ये इंजीनियरिंग, साहित्य, वैश्विक व्यापार और एक जटिल समाज की कहानी है। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि संगम युग के शासकों ने जो हजारों साल तक चलने वाले बांध और मंदिर बनाए और एक ऐसा साहित्य रचा जो आज भी जिंदा है, क्या आज के हमारे शासक और समाज निर्माता कोई ऐसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं जो 2000 साल बाद भी लोगों के काम आएंगी या उन्हें प्रेरणा देगी? लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी विरासत तलवार से नहीं बल्कि कह सकते हैं छेनी और हथौड़े से लिखते हैं। आज हम एक ऐसे ही राजवंश की कहानी में उतरेंगे, चालुक्य। इन्हें दक्कन के वास्तुकार भी कहा जाता है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने पत्थर पर ऐसी कविता लिखी जो आज भी सदियों बाद हमें हैरान कर देती है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि चालुक्यों की कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति की नहीं है। ये कहानी है एक पहचान बनाने की। वो उत्तर और दक्षिण भारत की 2 महान सांस्कृतिक धाराओं के बीच में बसे थे और उन्होंने दोनों से सीखा, लेकिन किसी की नकल नहीं की। उन्होंने अपनी एक अलग, एक अनूठी शैली को जन्म दिया जो आज भी दक्कन की पहचान है। तो चलिए इसी पहचान की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम चालुक्य कहते हैं तो हम किसी एक साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ये कहानी थोड़ी और उलझी हुई है। बिल्कुल, इसे एक बड़े परिवार के पेड़ की तरह सोचना सबसे अच्छा है, जिसकी 3 बड़ी शाखाएं थीं जो अलग-अलग समय पर और अलग-अलग जगहों से फैलीं। पहली और सबसे पुरानी जड़ थी बादामी के चालुक्य। इनकी राजधानी थी वातापी, जिसे आज हम कर्नाटक में बादामी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल वही। तो यही असली शुरुआत थी 6ठी शताब्दी के आसपास। और इसी जड़ से फिर दूसरी शाखाएं निकली। हाँ, बादामी की शक्ति जब अपने चरम पर थी तो साम्राज्य का विस्तार हुआ और पूर्वी दक्कन में, यानी आज के आंध्र प्रदेश में, एक नई शाखा स्थापित हुई, वेंगी के चालुक्य। इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं। अच्छा। और फिर कई सदियों बाद जब बीच में राष्ट्रकूटों का दौर खत्म हुआ तो एक तीसरी शाखा का उदय हुआ, जिसे कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। तो कहानी के 3 मुख्य केंद्र हैं तीनों दक्कन में, बादामी, वेंगी और कल्याणी। तो कहानी शुरू होती है बादामी से। चलिए वहीं चलते हैं। इस वंश की नींव किसने रखी और वो कौन था जिसने इसे दक्कन की सबसे बड़ी ताकत बना दिया? शुरुआती नाम तो जयसिंह का आता है, लेकिन जिसे हम वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं वो थे पुलकेशिन प्रथम। उन्होंने 543 ईस्वी में वातापी को अपनी राजधानी बनाकर एक संगठित राज्य की नींव रखी। लेकिन जिस शासक ने चालुक्य नाम को अमर कर दिया वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जी। इनका नाम तो सम्राट हर्षवर्धन के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। यह तो उत्तर और दक्षिण के 2 सबसे बड़े सम्राटों की टक्कर थी। ये सिर्फ एक टक्कर में थे, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। सोचिए, सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे कर लिया था और उनकी विजय यात्रा अब दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। उस समय पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये दक्कन की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की एक तरह से घोषणा थी। उन्होंने साबित कर दिया कि विंध्य के दक्षिण में एक और महाशक्ति मौजूद है। और इसी जीत के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां भी ली, जैसे दक्षिणापथेश्वर, यानी पूरे दक्षिण के स्वामी। ये तो अपनी सत्ता पर मोहर लगाने जैसा था। पर हमें इस घटना के बारे में इतनी सटीकता से पता कैसे चलता है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक सबूत है ऐहोल अभिलेख। ये कोई साधारण शिलालेख नहीं है। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई एक संस्कृत प्रशस्ति है, एक प्रशंसात्मक कविता। कल्पना कीजिए, रवि कीर्ति उस चट्टान पर अपने राजा की जीत की कहानी लिख रहे हैं और उन्हें पता है कि ये शब्द सदियों तक पढ़े जाएंगे।
ये सिर्फ एक राजा का गुणगान नहीं था, ये इतिहास को अमर बनाने की एक कोशिश थी। और इसी वजह से आज हम उस युद्ध को इतनी स्पष्टता से जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इतने शक्तिशाली थे तो ये स्वाभाविक है कि उनके साम्राज्य की शाखाएं भी दूर दूर तक फैली होंगी। वेंगी की कहानी तो सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़ी है ना? बिल्कुल। जब पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्वी दक्कन पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। बाद में विष्णुवर्धन ने वहीं एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली जो वेंगी के चालुक्य कहलाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये शाखा बहुत लंबे समय तक चली। 5 शताब्दियों तक शासन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने जरूर कुछ सही किया होगा। क्या उनकी सफलता का राज उनकी राजनीतिक चतुरता थी या फिर उस क्षेत्र के दूसरे बड़े साम्राज्य चोलों के साथ उनके संबंध? दोनों ही बातें थी। उन्होंने बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में खुद को ढाला, कभी युद्ध किया तो कभी वैवाहिक संबंधों से शांति स्थापित की। चोलों के साथ उनके संबंध काफी जटिल थे, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहे, जो उनकी कूटनीतिक सफलता को दिखाता है। और फिर आती है तीसरी शाखा, कल्याणी के चालुक्य। इनका उदय एक तरह से चालुक्यों की वापसी जैसा लगता है। आप इसे चालुक्य पुनरुत्थान कह सकती हैं। बादामी के चालुक्यों के बाद दक्कन पर राष्ट्रकूटों का राज हो गया था। जब राष्ट्रकूट कमजोर पड़े तो उसी राजनैतिक शून्य को भरने के लिए तैलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों की नींव रखी। उन्होंने एक बार फिर चालुक्य पताका को दक्कन में फहराया। इस कल्याणी शाखा में विक्रमादित्य षष्ठ का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। निश्चित रूप से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनके दरबारी कवि विल्हण का ग्रंथ विक्रमांक देवचरित। यह सिर्फ राजा की जीवनी नहीं है, यह उस दौर का एक आईना है। यह दिखाता है कि कैसे शासक अपनी विरासत को केवल युद्धों से नहीं बल्कि साहित्य के माध्यम से भी स्थापित करना चाहते हैं। विल्हण अपने राजा को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो उस समय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। राजनीति और युद्ध के अलावा एक साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी होती है। क्या चालुक्यों के पास कोई खासियत थी? उनकी एक बड़ी ताकत थी उनकी नौसेना। वो जानते थे कि भारत का पश्चिमी तट अरब सागर के व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर ही वे इस समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण और प्रभाव बनाए रख पाए। और उनके समाज के बारे में क्या? खासकर धार्मिक माहौल कैसा था? यहाँ एक बहुत ही प्रगतिशील बात देखने को मिलती है। चालुक्य राजा ज्यादातर वैदिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने भव्य शिव और विष्णु मंदिर बनवाए, लेकिन साथ ही उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण दिया। ये सहिष्णुता वाकई काबिले तारीफ है, खासकर उस युग में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ शासकों की व्यक्तिगत उदारता थी या फिर ये एक राजनीतिक जरूरत भी थी ताकि एक विविध आबादी वाले साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब शायद दोनों में छिपा है। निश्चित रूप से ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। एक विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए सभी समुदायों को साथ लेकर चलना जरूरी होता है, लेकिन साथ ही ये उस दौर की भारतीय संस्कृति की मूल भावना को भी दर्शाता है, जिसमें अलग अलग आस्थाओं के लिए जगह थी। हमें बादामी की गुफाओं में हिंदू और जैन मंदिर एक दूसरे के पास मिलते हैं, जो इस सह अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब हम आते हैं उस चीज पर जिसने चालुक्यों को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, उनकी वास्तुकला। यही वो क्षेत्र है जिसने उन्हें दक्कन के वास्तुकार का खिताब दिया। उन्होंने वेशर शैली नाम से कुछ नया बनाया था। हाँ, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये शैली कैसे और क्यों विकसित हुई। जैसा मैंने शुरू में कहा था, चालुक्यों का साम्राज्य उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली के संगम पर था। उन्होंने इन दोनों महान शैलियों के तत्वों को लिया और उन्हें मिलाकर एक नई चीज बना दी। ये सिर्फ दो शैलियों का मिश्रण नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान था। राजनीतिक बयान? वो कैसे? वो इसके जरिए कह रहे थे कि हम उत्तर की शक्ति को भी समझते हैं और दक्षिण की कला को भी, लेकिन हमारी अपनी एक अलग पहचान है। इस बेसल शैली में आपको नागर मंदिरों जैसा ऊंचा शिखर मिलेगा और द्रविड़ मंदिरों जैसा विशाल मंडप और विन्यास भी। यह दक्कन की अपनी कलात्मक भाषा बन गई, जो ना पूरी तरह उत्तरी थी ना पूरी तरह दक्षिणी। ये चालुक्यों की अपनी पहचान थी, पत्थर में गड़ी हुई। अगर किसी को इस अनूठी शैली को समझना हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए? कौन सी जगह है इसकी सबसे बेहतरीन मिसालें हैं?
3 जगह हैं जो चालुक्य वास्तुकला की पूरी कहानी बयां करती हैं: ऐहोल, पट्टादकल और बादामी। आप इन्हें इस कला के विकास के 3 चरण मान सकती हैं। शुरुआत ऐहोल से करते हैं। इसे भारतीय मंदिरों का पालना कहा जाता है। यह तो बहुत बड़ा खिताब है। और ये बिल्कुल सही है। ऐहोल एक तरह की वास्तुकला की प्रयोगशाला थी। यहाँ 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं जो अलग अलग डिजाइन और शैलियों में बने हैं। ऐसा लगता है जैसे शिल्पकार यहाँ नए नए प्रयोग कर रहे थे, कभी नागर शैली में, कभी द्रविड़ शैली में, और कभी दोनों को मिलाने की कोशिश में। यहाँ का दुर्गा मंदिर या लाड खान मंदिर जैसे शुरुआती मंदिर दिखाते हैं कि वो कैसे सही संतुलन की तलाश में थे। अगर ऐहोल एक प्रयोगशाला थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि वहां हमें कुछ असफल प्रयोग भी देखने को मिलते हैं? क्या कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो उतने शानदार नहीं बन पाए? बहुत अच्छा सवाल है। असफल शायद सही शब्द न हो, लेकिन अपरिपक्व जरूर कह सकते हैं। ऐहोल में आपको ऐसे मंदिर दिखेंगे जहां संरचनात्मक अनुपात शायद उतना सटीक नहीं है, या जहां 2 शैलियों का मिश्रण थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन यही तो एक प्रयोगशाला की खूबसूरती है। हर प्रयोग आपको कुछ सिखाता है, और इन्हीं शुरुआती कोशिशों ने आगे चलकर पट्टदकल के चमत्कारों की नींव रखी। तो ऐहोल अगर प्रयोगशाला थी, तो पट्टदकल को हम विश्वविद्यालय कह सकते हैं, जहां ये कला अपने शिखर पर पहुंची। इसे तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। बिल्कुल, पट्टदकल वह जगह है जहां चालुक्य शिल्पकारों ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब हम इन शैलियों में माहिर हो चुके हैं। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि एक ही परिसर में आपको नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के परिपक्व और भव्य मंदिर अगल बगल खड़े मिलेंगे। ये भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर, जो द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, इतना प्रभावशाली है कि इसने आगे चलकर कई और महान मंदिरों को प्रेरित किया। और तीसरा केंद्र बादामी, जो उनकी राजधानी भी थी। यहाँ की वास्तुकला इन दोनों जगहों से अलग है ना? यहाँ तो गुफा मंदिर है। हाँ, बादामी में हमें रॉक कट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण मिलता है। यहाँ ईंट या पत्थर जोड़कर मंदिर नहीं बनाए गए, बल्कि लाल बलुआ पत्थर की विशाल चट्टानों को अंदर से काटकर और तराशकर पूरे के पूरे मंदिर बना दिए गए हैं। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और यहाँ भी हमें वही धार्मिक समन्वय दिखाई देता है। कुछ गुफाएं भगवान विष्णु को समर्पित हैं, कुछ शिव को, और एक पूरी गुफा जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। ये दिखाता है कि कला और धर्म उनके साम्राज्य में कैसे साथ साथ चले। जब मैं इन मंदिरों की तस्वीरें देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि कैसे पत्थर में इतनी जान फूंकी जा सकती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कला का एक जीता जागता सबक है। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह इनका भी अंत हुआ। जी, ये इतिहास का चक्र है। बादामी के चालुक्यों का अंत तब हुआ जब उनके ही एक सामंत राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उन्हें हराकर दक्कन में अपने साम्राज्य की नींव रखी। एक शक्ति का अस्त, दूसरी का उदय हुआ। कल्याणी शाखा का साम्राज्य भी समय के साथ कमजोर हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक उन्हीं के क्षेत्रों में नई शक्तियां उभरने लगीं, जैसे दक्षिण में होयसल, देवगिरी में यादव और वारंगल में काकतीय। चालुक्यों की विरासत इन नए राजवंशों ने संभाली, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला की छाप हमेशा बनी रही। इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ है कि चालुक्यों ने सिर्फ एक मजबूत साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कला के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल का निर्माण किया। उनकी वेसर शैली सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि एक साझा संस्कृति बनाने का एक सफल प्रयास था। उनकी यह विरासत आज भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उन मंदिरों में सांस ले रही है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक जरूरी बात सोचने पर मजबूर करती है। जब हम आज की दुनिया में फ्यूजन या संस्कृति के मिश्रण की बात करते हैं, चाहे वो संगीत हो, खाना हो या वास्तुकला, तो क्या हम उसी प्रक्रिया को नहीं देख रहे जिसे चालुक्यों ने आज से लगभग 1400 साल पहले पत्थर में सिद्ध कर दिया था? शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि महान चीजें अक्सर संगम से ही पैदा होती हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार पर गहराई से नजर डालेंगे जिन्होंने आने वाली सदियों की कहानी लिख दी। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन घटनाओं का असली मतलब क्या था। और हमारी आज की पड़ताल 3 हिस्सों में बटी है। पहले हम दक्कन में मौर्यों के बाद उभरी एक बड़ी ताकत सातवाहन वंश को समझेंगे। ठीक है। फिर हम उत्तर भारत चलेंगे, जहां हर्षवर्धन ने गुप्त साम्राज्य के बिखराव के बाद एक नए दौर की शुरुआत की। और आखिर में उस 200 साल चली लंबी जंग की बात करेंगे, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सातवाहनों से।
बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर छा चुका था, जब वो बिखरने लगा हाँ, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा हो गया, खासकर मध्य और दक्षिण भारत में। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आए सातवाहन। अच्छा, सही कहा। इनका शासनकाल मोटे तौर पर पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी तक चला। काफी लंबा समय है। हाँ, और इनका इलाका आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला हुआ था। तो इस वंश की नींव किसने रखी? इस वंश की नींव रखी थी सिमुक नाम के एक शासक ने, लेकिन इस वंश को असली पहचान मिली इसके सबसे महान राजा से। गौतमीपुत्र सातकर्णी, नाम ही कितना शक्तिशाली लगता है। बिल्कुल। इन्हें शकों का नाशक भी कहा जाता है। जाहिर है इन्होंने शकों को हराया होगा, जो उस समय एक बड़ी बाहरी शक्ति थी। हाँ, और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उस दौर में वैदिक या ब्राह्मण धर्म को फिर से मजबूती दी। अच्छा। जिससे शक और दूसरे बाहरी शासकों से चुनौती मिल रही थी। इसीलिए उन्हें वेदों का आश्रय जैसी उपाधि भी मिली। तो वो एक तरह से व्यवस्था को फिर से स्थापित करने वाले राजा थे। बिल्कुल। लेकिन सातवाहनों की कहानी में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें बाकी राजवंशों से बहुत अलग और दिलचस्प बनाती हैं। जैसे कि उनके सिक्के, उनमें क्या खास था? ये हुई ना बात। जहां ज्यादातर राजा सोने, चांदी या तांबे के सिक्के चला रहे थे, वहीं सातवाहनों ने मुख्य रूप से सीसे यानी लेड के सिक्के जारी किए। सीसे की, ये तो वाकई अजीब है। क्यों? क्या उनके पास कीमती धातुएं नहीं थी? ये एक वजह हो सकती है, लेकिन शायद पूरी कहानी नहीं है। तो और क्या हो सकता है? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सीसे का इस्तेमाल ये दिखाता है कि उनके व्यापारिक रिश्ते रोम से बहुत मजबूत थे, जहां सीसा आम था। मतलब ये सिक्के उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सुराग हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक और थियरी ये है कि ये छोटे-मोटे रोजमर्रा के लेन-देन के लिए बनाए गए सस्ते सिक्के थे, जो दिखाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था काफी विकसित थी। वाह, मतलब एक छोटा सा सिक्का अपने अंदर कितनी कहानियां छिपाई हुए है। बिल्कुल। और सिक्कों के अलावा एक और चीज है जो ध्यान खींचती है, राजाओं के नाम। गौतमीपुत्र, वशिष्ठिपुत्र, हाँ, ये अपनी माँ के नाम से जाने जाते थे। क्या इसका मतलब ये है कि उनका समाज मातृसत्तात्मक था? ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। कैसे? देखिए, राजा अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे, जो समाज में महिलाओं और खासकर राजमाता को दिए जाने वाले सम्मान को दिखाता है। ये शायद राजनैतिक शादियों के जरिए बने संबंधों को मजबूत करने का भी एक तरीका था। लेकिन क्या सत्ता भी माँ से बेटी को मिलती थी? नहीं, यहीं पर मामला बदल जाता है। अच्छा। नाम में माँ का नाम होने के बावजूद राजगद्दी पिता से बेटे को ही मिलती थी। व्यवस्था पूरी तरह से पितृसत्तात्मक थी। तो ये एक मिला जुला, बहुत ही अनूठा सामाजिक ढांचा था। हाँ, जहां सम्मान माँ को मिलता था, लेकिन सत्ता का अधिकार पुरुष के पास ही रहता था। अब बात करते हैं धर्म और कला की। आपने बताया कि वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। हाँ, शासक खुद ब्राह्मण थे और अश्वमेध जैसे बड़े वैदिक यज्ञ करवाते थे। लेकिन उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने दूसरे धर्मों को भी पूरा संरक्षण दिया। जैसे बौद्ध धर्म? बिल्कुल। उन्होंने बौद्ध मठों और भिक्षुओं को जमीन और गांव के गांव दान में दिए। ये उनकी राजनीतिक समझ को दिखाता है। मतलब वो जानते थे कि एक बड़े साम्राज्य पर राज करने के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। सही। और इसी सोच का असर हमें उनकी बनाई चीजों में भी दिखता है। अमरावती स्तूप की बात कर रही हैं आप? एकदम सही। अमरावती का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, जिसकी कलाकारी दुनिया भर में मशहूर है, वो सातवाहनों के समय में ही अपने शिखर पर पहुंचा। तो एक तरफ वैदिक यज्ञ और दूसरी तरफ बौद्ध कला। हाँ, ये धार्मिक सहिष्णुता की एक शानदार मिसाल है। तो सातवाहनों ने दक्कन में एक मजबूत और मिलीजुली संस्कृति वाले राज्य की नींव रखी। बिल्कुल। लेकिन जब दक्कन में ये सब हो रहा था, तब उत्तर भारत की कहानी एक अलग ही मोड़ ले रही थी, खासकर गुप्त साम्राज्य के बिखरने के बाद। सही पकड़ा। गुप्तों के जाने के बाद उत्तर भारत में वैसी ही अराजकता फैल गई थी जैसी मौर्यों के बाद दक्कन में। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे। हाँ, कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। इसी अंधेरे को चीरकर एक नया सूरज निकला, जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने सत्ता संभालते ही एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। कौन सा? उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज को बनाया। ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, इसके पीछे कोई गहरी सोच होगी। बहुत गहरी? कन्नौज की लोकेशन देखिए, वो गंगा के उपजाऊ मैदान के बीचों बीच था। यानी व्यापार के लिए बहुत अहम। बिल्कुल।
वहां से पूरे उत्तर भारत के व्यापारिक रास्तों पर नजर रखी जा सकती थी। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाकर एक तरह से ये ऐलान कर दिया था कि अब से उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र यही शहर होगा। और हुआ भी वही। हाँ, अगले कई 100 सालों तक जिसने कन्नौज जीता वही उत्तर भारत का शहंशाह कहलाया। पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे लाने के बाद हर्ष की नजरें दक्षिण की ओर घूमी। एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना? लेकिन दक्षिण का रास्ता इतना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। नर्मदा नदी के किनारे उनका सामना हुआ दक्कन के एक और महान राजा से, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। ये तो दो महाशक्तियों की टक्कर थी, एक उत्तर का स्वामी, दूसरा दक्षिण का। हाँ। और इस टक्कर का नतीजा क्या निकला? नतीजा हर्षवर्धन के लिए अच्छा नहीं रहा। इस युद्ध में हर्ष की हार हुई। हाँ, और ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये उत्तर भारत के साम्राज्य की सीमाओं का तय होना था। इस हार ने नर्मदा नदी को उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक तरह की राजनीतिक सरहद बना दिया, जो सदियों तक कायम रही। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी घटना है। हमें इस लड़ाई के बारे में पता कहाँ से चलता है? क्या हर्ष के अपने इतिहासकारों ने इस हार के बारे में लिखा? बहुत अच्छा सवाल है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। हाँ। लेकिन उन्होंने इस हार पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, जो स्वाभाविक भी है। तो फिर? इस जीत का सबसे जबरदस्त सबूत हमें मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। अच्छा। उसके दरबारी कवि ने इसे लिखा था और उसमें उन्होंने हर्ष के नाम पर एक काव्यात्मक तंज भी कसा है। वो क्या है? अभिलेख में लिखा है कि जिस हर्ष का मतलब खुशी होता है, इस युद्ध में उसकी सारी हर्ष यानी खुशी पिघलकर बह गई। वाह! ये एक विजेता का अपने दुश्मन पर किया गया साहित्यिक वार था। यह हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं, कलम से भी लड़ा जाता है। कमाल है। लेकिन हर्ष सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनका दौर सांस्कृतिक रूप से भी बहुत अमीर माना जाता है। हाँ, वो खुद एक बहुत अच्छे नाटककार थे। उन्होंने कुछ लिखा भी था? बिल्कुल। उन्होंने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम के 3 मशहूर नाटक लिखे। अच्छा। ये दिखाता है कि वो कला और साहित्य को कितना महत्व देते थे। और उनके दरबारी तो रत्नों से भरे थे, जिनमें सबसे चमकदार थे बाणभट्ट। और इसी दौर में एक बहुत मशहूर चीनी यात्री भी भारत आए थे। हुइन। वो एक बौद्ध भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करने और ज्ञान की खोज में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके चीन से भारत आए थे। और वो हर्ष के समय में ही आए थे। हाँ, वो कई साल भारत में रहे, जिसमें से काफी समय उन्होंने हर्ष के राज में गुजारा। और उन्होंने जो देखा वो सब लिखा भी अपनी किताब सीयू की में। बिल्कुल। उन्होंने उस समय के भारत, हर्ष के प्रशासन, समाज और खासकर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। नालंदा के बारे में क्या लिखा उन्होंने? वो बताते हैं कि नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र था, जहां हजारों छात्र पढ़ते थे। हुएनसांग का लिखा हुआ वृत्तांत उस दौर को देखने के लिए खिड़की जैसा है। तो हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को जोड़ा, उसे एक पहचान दी, लेकिन उनकी मौत के बाद वो एकता फिर से टूट गई। हाँ। और कन्नौज, जिसे हर्ष ने सत्ता का चमकता हुआ ताज बना दिया था, अब वही सबसे बड़े झगड़े की जड़ बन गया। और यहाँ से भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और थका देने वाले संघर्षों में से एक की शुरुआत होती है, त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 पक्षों का संघर्ष। बिल्कुल। हर्षवर्धन का कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था और कन्नौज का सिंहासन खाली था। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए 3 बड़ी शक्तियां सामने आई। हाँ, भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियों ने इस मौके को देखा और कन्नौज पर कब्जे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। 3 शक्तियां, और ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं बल्कि लगभग 200 साल तक चली। आखिर ऐसा क्या था कन्नौज में? कन्नौज उस समय सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शक्ति और सम्मान का प्रतीक था। वो सिंहासन था, जिसे जीतने का मतलब था पूरे उत्तर भारत पर अपना दावा ठोकना। बिल्कुल। साथ ही जैसा हमने पहले बात की, गंगा के व्यापार मार्ग पर होने की वजह से इसका आर्थिक महत्व भी बहुत ज्यादा था। तो ये 3 खिलाड़ी कौन थे जो इस लंबे खेल में शामिल हुए? ये 3 उस समय के सुपर पावर थे। पश्चिम से थे गुज्जर प्रतिहार, आज के राजस्थान और गुजरात से। हाँ। पूर्व में बंगाल और बिहार से थे पालवंश के राजा। और तीसरे खिलाड़ी थे दक्कन से राष्ट्रकूट। लेकिन वो तो दक्षिण की शक्ति थे, वो उत्तर भारत में कन्नौज के लिए क्यों लड़ रहे थे? यही संघर्ष को और दिलचस्प बनाता है। राष्ट्रकूट बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी थे। वो सिर्फ दक्कन के राजा बनकर खुश नहीं थे, वो पूरे भारत पर अपना असर दिखाना चाहते थे। बिल्कुल।
वो बार बार तूफान की तरह उत्तर भारत में आते, प्रतिहारों और पालों दोनों को हराते, कन्नौज पर कब्जा करते। लेकिन फिर उन्हें अपने घर दक्कन वापस लौटना पड़ता था। वो जीत तो जाते थे, पर उस जीत को संभाल नहीं पाते थे। तो ये 200 साल तक ऐसे ही चलता रहा, कभी कोई जीता कभी कोई और। बिल्कुल, ये एक लंबी शतरंज की बाजी की तरह था। एक पीढ़ी लड़ती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और कन्नौज शहर का क्या हुआ? कन्नौज कई बार जीता गया, कई बार हारा गया, और इस प्रक्रिया में कई बार उजड़ा भी। तो इस 200 साल की लड़ाई का आखिर में नतीजा क्या निकला? कौन जीता ये गेम ऑफ थ्रोन्स? अगर हम आखिरी विजेता की बात करें तो अंत में गुर्जर प्रतिहार इस संघर्ष में कामयाब हुए। कन्नौज पर उनका स्थायी कब्जा हो गया। अच्छा, तो वो जीत क्या है? हाँ, लेकिन ये एक ऐसी जीत थी जिसमें जीत का जश्न मनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 200 साल तक लगातार लड़ते लड़ते इन तीनों ही राजवंशों की सैनिक और आर्थिक कमर टूट चुकी थी। उनके खजाने खाली हो गए। उनके सबसे बहादुर सैनिक मारे जा चुके थे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा एक दूसरे को खत्म करने में लगा दी। और जब देश की सबसे बड़ी ताकतें आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं, तो बाहर वालों को मौका मिल ही जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इस आपसी लड़ाई ने भारत को अंदर से खोखला कर दिया था। और ठीक इसी समय उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई ताकत उभर रही थी, तुर्क। इस संघर्ष से पैदा हुई कमजोरी ने तुर्क आक्रमणकारियों जैसे महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। तो हम कह सकते हैं कि यह संघर्ष प्राचीन भारत के एक युग का अंत था। हाँ, निश्चित रूप से ये उन महान एकीकरण भारतीय साम्राज्यों के दौर का अंत था और मध्यकालीन भारत के एक नए, ज्यादा मुश्किल दौर की शुरुआत थी। एक ऐसा मोड़ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और मुकद्दर दोनों हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। चलिए आज के इस गहरी पड़ताल के मुख्य निकातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जरूर। सबसे पहले सातवाहन। याद रखने वाली बातें हैं सीसे के सिक्के, राजाओं के नाम के आगे माँ का नाम और अमरावती स्तूप जैसी शानदार कला। सही। फिर हर्षवर्धन। इनकी कहानी के केंद्र में है कन्नौज, पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा पर हार जो एक सीमा बन गई, और हुएनसांग का दौरा जिसने हमें उस युग की तस्वीर दी। और आखिर में त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए 200 साल की जंग जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। जीते प्रतिहार, लेकिन इस लड़ाई ने सबको कमजोर कर दिया और बाहरी आक्रमणों का रास्ता खोल दिया। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा सवाल? क्या होता अगर ये तीन महान शक्तियां पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में लड़ने की बजाय एक गठबंधन बना लेती? अगर वो अपनी ऊर्जा एक दूसरे को हराने में नहीं बल्कि साथ मिलकर कुछ बनाने में लगाते, शायद भारत का अगला 1000 साल का इतिहास कुछ और ही होता। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल। हमें उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी के लिए फायदेमंद रही होगी। उम्मीद है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।